सोशल मुद्दा क्या है जो आपको लगता है कि इसको पहले रिजॉल्व हो जाएगा तो धीरे धीरे बाकी सब चीज़ हो जाएंगी? सबसे बड़ा सोशल मुद्दा तो वो है जिसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा है, जो आज के डेट में मुद्दा ही नहीं है, और वो है हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है पूरे विश्व के लिए, भारत के लिए तो है ही बहुत बड़ा मुद्दा, पूरे विश्व के लिए मुद्दा है। आप जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हैं। अब आज देखिए, 2-3 छोटे छोटे एग्जाम्पल से ही समझ जाइए। मोदी जी, हमारा जो एयरपोर्ट रोड है वो सिंगल लेन का था जब मोदी जी चुनाव जीतकर हमारे सांसद बने, काशी के, और फिर प्रधानमंत्री बने। अब सिंगल लेन रोड थी, इस समय वो 4 लेन रोड है। उस समय सिंगल लेन रोड पर जाम नहीं लगता था, एयरपोर्ट रोड पे भी लगता होगा। अब 4 लेन रोड पर लगता है। जब पहले डीयू के इलेक्शन से अरुण जेटली जी निकलते थे, नुपुर शर्मा जी भी वहीं से निकली है। आज की डेट में आप पिछले 10 साल में बता दीजिए कि कोई ऐसा यूथ लीडर नेशनल पॉलिटिक्स में गया हो। आप जब BMW, मर्सिडीज, ऑडी और 5,000 लड़कों का जुलूस जो आपके जो तमाम आपने ग्लैमर दिखा रखा है, उसको देख के अगर आपको जुड़ रहा है और 1-2 संगठन और पार्टी पॉलिटिक्स आपको हेल्प कर रहे हैं चुनाव जीतने में, तो आप सोशल लीडर क्या बनेंगे? आप सोशल वर्कर क्या बनेंगे? क्या ग्राउंड पे काम कर रहे हैं? तो इसके लिए हम लोग बच्चों को क्लासेस 12 बताते हैं। एंटी एडिक्शन कैंपेन, विलेन पहचानो बोलते हैं हम लोग इसको, कि विलेन पहचानिए। अगर कोई पीयर प्रेशर में बोल रहा है कि नहीं चलो ट्राई करते, तो विलेन पहचानो। अगर कोई क्रिकेटर है जो आपको बोल रहा है कि नहीं चलो सट्टा लगाओ, तो ठीक है, बहुत अच्छा है, वो भारतीय टीम का क्रिकेट का कप्तान है, लेकिन अगर वो सट्टा बाजी को एनकरेज कर रहा है तो उसके अंदर भी एक छोटा विलेन है, उसको पहचानो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द संवाद अनफिल्टर्ड में। मैं हूं आपका होस्ट तनुज, और मैं हूँ दीक्षा। और आज हमारे बीच है एक ऐसे मेहमान जो स्वाधीन सागर के फाउंडर हैं, जिनका नाम है हिमांशु चतुर्वेदी जी, और जिनकी एनजीओ को हाल फिलहाल में श्री श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग ने भी सम्मानित किया है। हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद तनुज जी। हिमांशु जी, पहले तो आपसे बातचीत शुरू करने से पहले हम आपका थोड़ा बैकग्राउंड जानना चाहेंगे। आप कहाँ से आते हैं, आपके परिवार में कितने जने हैं, पिताजी क्या किस चीज़ में कार्यरत थे, वो ये सब चीज़ें अगर आप हमारे दर्शकों को एक बार बता दे तो। मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ। मेरी स्कूलिंग वगैरह वाराणसी से ही हुई है, बचपन से वाराणसी में ही निवास स्थान रहा है जी। और पिताजी गवर्नमेंट सर्विस में हैं। ओके। और बस काशी और काशी के घाट, काशी के का जो अपना एक धार्मिक जो माहौल होता है, और जो भी वो इम्पैक्ट छोड़ता है वहाँ के रहने वालों पर, उसी में रचे बसे हैं। हाँ, ये बात है कि एक मिशनरी स्कूल से पढ़ाई हुई है, तो काशी के साथ साथ SSC बोर्ड, मिशनरी स्कूल, तो एक जो ब्रॉड इम्पैक्ट होना चाहिए किसी भी युद्ध का। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मिशनरी स्कूल से ही वो होता है, बट ऑफ कोर्स अगर मैं वहाँ से पढ़ा हूँ तो एक ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि चलिए ठीक है, एक ग्लोबल जो थिंकिंग है वो मुझे वहाँ से मिली। और भी कई सारे स्कूल्स हैं, तुलानंद स्कूल है, गुरु नानक स्कूल, जी 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 जी। अच्छा है, लेकिन हाँ, मेरे लिए अच्छा रहा काफ़ी कि धार्मिक स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ जो एक वर्ल्ड वाइड जो सोच है वो होनी चाहिए। जी। हम्म। तो हिमांशु जी, आपकी जो स्कूलिंग है वो बनारस से हुई है जैसा आपने बताया है, तो आप अ, पढ़ाई में किस तरह के छात्र थे, या आप वीक थे, अच्छे थे, दो कैटेगरी के स्टूडेंट थे? एवरेज एवरेज थे। एवरेज थे। और आपने कॉलेज कहाँ से करा हुआ है? कॉलेज मेरा माखनलाल चतुर्वेदी, अच्छा, माखनलाल चतुर, भोपाल। हाँ, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म से। अच्छा अच्छा जी, अच्छा, ठीक है। तो आप अपनी एनजीओ स्वाधीन सागर के बारे में कुछ बताइए। स्वाधीन सागर फाउंडेशन की नींव हमने लगभग 5 साल पहले रखी, 2020 में, और अभी उसका 5 साल हमारा 19 सितंबर को पूरा हुआ है। जी जी। और क्यों, कार्य तो हम पहले से करते आते थे, लगभग 8 वर्ष की आयु से ये काम कर रहे हैं, लेकिन जब आता है कि आप अपनी पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा पूरी करने के बाद जब आप उतरते हैं कि आपको करना क्या है जीवन में, और जब आप यह निश्चय लेते हैं कि नहीं, हमको अब पूरा समय समाज सेवा में लगाना है, तो फिर आपके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, आपके पास एक ऐसा माध्यम होना चाहिए जिस पे आप अपनी बुनियाद नींव रख सकें। तो
भारतीय कानून के हिसाब से भी, और ऐसे भी आपको अगर डोनेशन कलेक्शंस करना है और किसी भी काम को, कोई प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, किसी भी काम को ज़मीन पे लेके जाना है, छोटा हो या बड़ा हो, तो उसके लिए एक फाउंडेशन की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए एक बेसिक हमने बनाया स्वाधीन सागर फाउंडेशन नाम रखकर। नहीं तो फिर जो है हम लोग काम तो ये मैं जब बचपन से तो ये करता आ रहा हूँ, लेकिन प्रोफेशनली करना है, आगे बढ़कर करना है, तो उसके लिए फाउंडेशन की ज़रूरत थी। जी, जी, जी। आप सोशल वर्क में कैसे आए? सोशल वर्क में देखिए, आने का कभी ऐसा सोचा नहीं कि मैं सोशल वर्क में आऊँगा पूरी पूरी तरह से कभी। ये बस भावनाएँ होती हैं, एक पैशन होता है। जब मैं छोटा था, जब साइकिल चलाते हुए कॉलोनी से रास्तों से गुज़रता था, तो फिर ऐसा लगता था कि किसी कुत्ते को देख लिए, किसी सांड को देख लिए, किसी मनुष्य को देख लिए, कुछ चोटिल है, किसी को अस्पताल ले जाने की ज़रूरत है, किसी की कोई सहायता नहीं कर रहा है। तो चलो, उस समय कुछ नहीं पता था, तो आम चलन हमारा यहाँ क्या होता है कि चलो, अगर कोई कुत्ता बीमार है, चोटिल है, तो उसके ऊपर थोड़ा-सा बेटाडीन डाल दिए, डेटॉल डाल दिए, मैगट्स लगे हुए हैं, चलो पेट्रोल डाल दिए, कभी-कभी ज़्यादा बहुत ज़्यादा सड़न है तो हार्पिक डाल दिए। ये सब गलियों में हम लोग जो होता है, तो जो सुनते थे, चलिए इसको रिलीफ़ कैसे पहुँचाया जा सकता है, तो चलिए ये करेंगे। अब ये करते हैं तो अलग एहसास आता था, करने के बाद बड़ा अच्छा लगता था कि यार ये तो अच्छा है। और वो कहीं न कहीं आता है, वो भावनाएँ प्रज्वलित होती हैं, आपके माता-पिता आपको क्या संस्कार दिए हैं, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है और आपके आस-पास का समाज सोचता कैसा है, आपको सिखाता कैसा है। जी, जी। तो काशी की मिट्टी में वो बात है कि आपको प्रकृति से प्रेम करना। अब भगवान विश्वनाथ हैं, ना भगवान विश्वनाथ देवों के देव भी कहे जाते हैं, पशुपतिनाथ भी कहे जाते हैं। जी। तो अगर भगवान शंकर से कोई जुड़ा है, सच में उनकी कथाएँ का लगातार श्रवण कर रहा है, मंचन देख रहा है, तो पशुओं से प्रेम, प्रकृति से प्रेम, हर जीव-जंतु से प्रेम, तो वहाँ न कहीं वो भावनाएँ प्रज्वलित हुई और उसके बाद से जो है, जब अच्छा लगने लगा तो लगातार करते गए, धीरे-धीरे बढ़ता गया और फिर ऐसा लगा कि समाज में कहीं न कहीं लूप होल है, जहाँ सोशल वर्कर की ज़रूरत है। आज के डेट में अगर देखिए तो मैं अपना जवाब लंबा तो नहीं कर रहा हूँ। नहीं, नहीं। तो आज के समय में अगर देखिए तो अ, एजुकेशन सिस्टम ये सिखाया ही नहीं जाता है कि आपको सोशल वर्कर बनना है। जी, जी। उससे क्या होता है, एक बहुत बड़ा लूपहोल क्रिएट होता है। जैसे 1000 की अगर पॉपुलेशन है, तो आपको एक डॉक्टर चाहिए, एक इंजीनियर चाहिए, आपको पुलिस वाला चाहिए, कि आपको शिक्षक चाहिए, आपको बिज़नेसमैन चाहिए, आपको हर तरह-तरह के लोग चाहिए, क्योंकि बिकॉज़ ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल और हमें हर प्रतिभा के लोग हमें चाहिए जो हमारे सोसाइटी में गैप्स को फुलफ़िल कर सकें, हमारे सुविधाओं को, जो हमें बेसिक नीड्स हैं, उनको हम लोग एक-दूसरे कंधों पर डालते हैं। एक काम करके हम कभी नहीं चलते हैं और ऐसी जगह पर, ऐसे समय में समाज सेवकों की बहुत कमी है आज के समय में। ये 1000 में क्या 1 लाख में भी एक नहीं है। जी। और ये फ़ील करते हुए कि जब देखते हैं कि वाराणसी में आज के समय में अगर कोई वृद्ध पड़ा हुआ है सड़क पे, जी। किसी के घर वाले ने उन्हें छोड़ दिया है, तो हमें फ़ोन आ रहा है। हम स्वाधीन सागर फाउंडेशन काम था बेसिकली लार्ज एनिमल्स का ट्रीटमेंट, जो नंदी हैं, जो बड़े जानवर हैं, गाय हैं, बैल हैं, जी। जिन जिनके लिए बनारस में अभी तक कोई संस्था नहीं, पूरे पूर्वांचल में नहीं है, उनका ट्रीटमेंट। लेकिन हमारे से अपेक्षा क्या की जाती है, हिमांशु जी यहाँ देखिए एक महिला पड़ी हुई है, इनको आकर थोड़ा-सा दे देखिए, ले जाइए। तो हम उनको वृंदावन, मथुरा तक भी ले आकर हम लोग यहाँ पे एडमिट कराते हैं वृद्धाश्रमों में, क्योंकि वहाँ पे कभी-कभी जो वृद्धाश्रम है वो फुल फ़िल्ड है, जगह नहीं है, या फिर जैसे अपना घर आश्रम जैसे हैं, तो वो केवल मेंटली जो चैलेंज्ड लोग हैं उनको लेते हैं, दिव्यांग होते हैं या सड़क पर ऐसे चोटिल होते हैं। तो हमें लखनऊ, मिर्ज़ापुर तक लाना पड़ता है, यहाँ वृंदावन, मथुरा तक लाना पड़ता है। उसके बाद से स्नेक्स निकल आए, हिमांशु जी आ जाइए प्लीज़ देख लीजिए। मतलब बात ये है कि अगर हिमांशु जी पूरा समय दे रहे हैं सोशल वर्कर को, सोशल वर्क में, तो इसका मतलब कि अब उनसे अपेक्षा हर कोई कर रहा हर है। कोई कर रहा है। तो ये उनकी गलती नहीं है, उनके पास ऑप्शंस नहीं। आप बिल्कुल। आज की डेट में अगर फायर ब्रिगेड आपको रिस्पॉन्ड नहीं करती, फायर ब्रिगेड का नंबर, तो आप कहाँ कॉल करते हैं? आप पुलिस को कॉल करते हैं। जी, जी। आप किसी भी तरह की चीज़ें इस समय देखते हैं तो 112 नंबर जो है यूपी में सबसे ज़्यादा एक्टिव है। वो फ़ोन उठाते-उठाते वो किसी न किसी को भेजते ही भेजते हैं। जी। लेकिन वो तब स्थिति आती है ना, जब और एम्बुलेंस वाले, एनडीआरएफ वाले या फिर नगर निगम वाले, फायर ब्रिगेड वाले, ये लोग फ़ोन नहीं उठा रहे, तो आप 112 को चलो यही बुलाएँगे, तो वो बुला कर ले आते हैं। जी, जी, जी। ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। जी। तो
कहीं न कहीं जब मैंने देखा लूप होल्स हैं, कोई अन्य ऑप्शंस नहीं है, तो ये भावनाएँ ही थी मेरे पास कोई प्लान नहीं था। आज भी कोई ऐसा प्लान नहीं कि मैं आगे कैसे जाऊँगा, कैसे करूँगा। ये महादेव का आशीर्वाद ही है और महादेव के कुछ भक्तगण हैं जो लगातार सहयोग करते रहते हैं। उन्हीं की वजह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, गाड़ी आगे बढ़ रही है। हम सच बताएँ तो अगले 10 दिन का भी नहीं सोच के चलते हैं कि 10 दिन बाद चीज़ें कैसे चलेंगी। बस करना है तो आज का सोच के करना है। समाज सेवक हैं, संतुष्ट भी होना हमारा काम होता है कि तुरंत जो है हम लोग ठीक। आज का कोई काम है तो हम सोने से पहले संतोष भाव से ही सोएँ। ज़्यादा किया कम किया उससे मतलब नहीं रहता है। तो हिमांशु जी, एक सवाल मेरा ये है कि जब आप बता रहे कि 8 वर्ष की आयु में आपने ये सारा काम शुरू कर दिया था। तो आपके शुरुआती दिन कैसे रहे? आपको किन-किन एक्सपीरियंस या टफ एक्सपीरियंस जो होते हैं, जो मुश्किल समय होता है उसका आपने और उनको कैसे डील किया? वो कौन-से क्षण थे? और जब आपने अपने परिवार को बताया कि मैं अब ये कार्य करना चाहता हूँ, तो उनका रिएक्शन कैसा था? पिताजी का रिएक्शन कैसा था? कि शुरुआती दिन तो बहुत अच्छे थे क्योंकि शुरुआती दिन में किसी को ये नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था कि मैं ये पूरे जीवन भर एक समय आएगा जब मैं फुल टाइम सोशल वर्कर हो जाऊँगा। तो शुरुआती समय में तो सब प्रशंसा करते, चलो पढ़ाई भी कर रहा है और जो बच्चे खेल-कूद रहे हैं, ये भी खेल-कूद रहा है लेकिन कुछ समय निकाल कर कुछ जीव-जंतुओं की सेवा भी करता है। घंटे 2 घंटे के लिए मैं निकल जाता था साइकिल लेकर, तो वो तो बहुत अच्छे थे। जी, जी। टफ समय तो तब आया जब कॉलेज के बाद पढ़ाई पूरी हुई और निश्चय किया कि नहीं जॉब ना करके, फुल टाइम अभी ये काम कर रहा हूँ। कोई अपना बिज़नेस ना करके सोशल वर्क में ही जाएँगे फुल टाइम। ये। तो उस टाइम पे आपको कौन-कौन से चैलेंजेस देखने मिले और उनको आपने कैसे डील किया? क्योंकि चैलेंजेस मिलते हैं, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बीच में हार मान जाते हैं। वो उस काम को वहीं छोड़ देते हैं। तो आपने उन चीज़ों को कैसे डील किया? ये चैलेंजेस 2 प्रकार के होते हैं सोशल वर्कर की लाइफ में। पहला उसके अपने प्रोफ़ेशनल चैलेंजेस, आप अपना सोशल वर्क तो चुने हैं, भावनाएँ हैं, लेकिन काम तो आपको प्रोफ़ेशनली करना है। भावनाओं से आप दवा नहीं दे सकते हैं, भावनाओं से आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, भावनाओं से आप रेस्क्यू नहीं कर सकते हैं। किसी जीव का हो, मनुष्य का हो, जानवर का हो, किसी का भी हो। जी, जी। तो प्रोफ़ेशनल चैलेंजेस अलग होते हैं, उसमें ट्रेनिंग, स्किल्स, आपके एक्सपीरियंस आपको सिखा रहे होते हैं और तब ये चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब आपके अगल-बगल कोई और ये काम कर ही नहीं रहा होता है। जी। तो आप सीखते किससे हैं? सिखाने वाला कौन है आपको? कुछ किताबें हैं, मान लीजिए महामना मदन मोहन मालवीय जी बनारस के ही हमारे थे। जी, जी, जी। बहुत काम किया उन्होंने। लेकिन अब उनके शुरुआती जीवन के बारे में तो हमें कौन बताएगा कि उन्होंने एबीसीडीज़ कैसे शुरू किया था? उनके उपलब्धियाँ हैं। तो ये सिखाने वाला कोई हमारा इंस्टीट्यूशन नहीं है, ना तो कोई व्यक्ति है, ना तो कोई कोचिंग है। आपको खुद अपने एक्सपीरियंस से ठोकर खा के और गिर पड़ के सीखना है। तो वो तो चलिए चलता है बिकॉज़ हमें पता है कि ये तो होना ही होना है। जी, जी। और जब एक पैशन रहता है कि नहीं करना है तो वो हम लोग वही हुआ ना कि चैलेंजेस परेशान तब करते हैं जब आप संतुष्ट नहीं हैं। चैलेंजेस आपको और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे जब आप अपने आज के काम संतुष्ट हैं, आप बेड पे सोने से पहले ये सोचें चलो आज मैंने 2 जीवन बचाए। आज मैंने उस नंदी का ऑपरेशन करवाया मिर्ज़ापुर ले जाकर जो आज तक के इतिहास में वहाँ के लोकल बॉडी ने कभी देखा नहीं था कि यार यहाँ कोई इंस्टीट्यूशन पिकअप में लाद करके अगर 2 टाँग टूटे हैं नंदी के रोड एक्सीडेंट में, तो उनको मिर्ज़ापुर ले जाकर वो ऑपरेशन हो सकता है। बिकॉज़ मिर्ज़ापुर मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मिर्ज़ापुर में एनिमल मेडिकल कॉलेज है बीएचयू का। बीएचयू का एक ब्रांच वहाँ है, जी। वहाँ मेडिकल कॉलेज है, तो वो हमारे घर से लगभग वो 80-90 किलोमीटर दूर पड़ता है बनारस से। वहाँ ले जाकर हम लोग ऑपरेशन करवाना शुरू किए। तो वो संतोष का भाव अब वो चैलेंजेस अलग हैं कि उसमें हमने डोनेशन कलेक्शन कैसे किया, गाड़ी में तेल कैसे भराया, पिकअप का किराया कैसे दिया, 2-3 दोस्तों को कैसे जुटाया उसको उठाने के लिए, हमने लेबरर्स कैसे कन्विंस किया कि नहीं भाई चलो उठाओ क्योंकि इन सब चीज़ों में आपको मैन फोर्स भी नहीं मिलता है, कि भाई आप कहाँ से लोगों को कन्विंस करें कि आप कोई किसी का इंजर्ड एनिमल का जो लगातार ब्लीडिंग कर रहा है उसका आप उसको उठाकर पिकअप में डालो। तो ये चैलेंजेस अलग है। लेकिन अब आप मैं जो जिनको सच में चैलेंज मानता हूँ, वो है आपका जो फैमिली आपको एक्सपेक्ट कर रही होती है और आप कर क्या रहे होते हैं। जी, तो चैलेंजेस ये आप किसी की लाइफ का ये सबसे बड़ा चैलेंज होता चैलेंज वो होता है। है। वो होता है, बिल्कुल। जी। तो क्या आप जो ये चैलेंजेस बता रहे हैं, ये करना आसान रहता है? देखिए आसान तो कुछ नहीं है। आसान तो आज तनुज जी और दीक्षा जी पॉडकास्ट अपना शुरू किए हैं द संवाद अनफिल्टर्ड और
जिस ब्रेवरी से आप लोग अभी हमारे एक एमएलए साहब का आपने पॉडकास्ट लिया और भी एयरफोर्स ऑफिसर्स को आप लोग बुला रहे हो, मेरे जैसे एक जमीन जुड़े समाज सेवक को आपने बुला लिया उसी श्रृंखला में, तो आपने भी सोचा होगा कि यार हिमांशु जी को बुला रहे हैं, इनकी क्या फॉलोइंग है, इनको कौन जानता है, लेकिन आपने कुछ सोचा तभी बुलाया है, तो जी चैलेंज तो आपने भी लिया है। लेकिन बस यही होता है कि पैशन आपको ड्राइव करता है। जी आपको खुद पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। अगर आप सही कर रहे हैं और आप नैतिकता के रास्ते पे हैं तब तो सब कुछ अच्छा है। सोशल वर्क में आपका प्रॉफिट, आपका जो टोटल अर्निंग है वो यही है, आपका सेटिस्फैक्शन। बस आप खुश हैं, आप संतुष्ट हैं कि भाई मैंने आज बहुत अच्छा काम किया। थोड़ा और अगर स्वार्थ को बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें वो भी ऐड कर लिए कि दो चार 10 लोग जो अगर तालियां बजा रहे हैं तो वो और आपको खुश कर रहा है। नहीं तो वो भी अगर दरकिनार कर दीजिए तो भी आपको अगर संतोष है तब तो आप सबसे खुश हैं। 2 4 10 लोग अगर आपकी प्रशंसा कर रहे हैं तो उससे पेट भर लीजिए, उसके अलावा कुछ मत सोचिए। तब तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं और आप कभी रुकेंगे नहीं। लेकिन आप अगर आप ये सोचेंगे कि आपके अकाउंट बैलेंस कितना है आज के बाद दिन भर काम करने के बाद, तब आप समस्या होगी। जी 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 एक तो हिमांशु जी, जब मैंने आपसे बात करी थी, आपको अपने पॉडकास्ट में इनवाइट कर रहा था, तो मैं आपके बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहा था। तो मैंने आपके ट्विटर हैंडल देखा, तो एक चीज़ मैंने बहुत नोटिस करी कि प्रधानमंत्री जी बहुत कम लोगों को फॉलो करते हैं और हिमांशु जी उनमें से एक है जिन्हें प्रधानमंत्री जी फॉलो करते हैं। उस टाइम पे जब आपने देखा कि आपको प्रधानमंत्री जी के कार्यालय द्वारा या खुद प्रधानमंत्री जी द्वारा आपको फॉलो किया गया है या उन्होंने आपकी किसी चीज़ को देखा, तो आपका कैसा रिएक्शन था उस टाइम पे? लगभग लगभग 7 8 वर्ष हो गए और रिएक्शन तो होता है ना कि अगर देश का मुखिया जिसको आप सच में अपना आदर्श मानते हैं जी और उन 15 20 लोगों की सूची में वो व्यक्ति हैं जिनको आप सोचते हैं कि इनके जैसा जीवन अगर मेरा अंश मात्र भी हो जाए तो वो मेरा जीवन सफल है, और जिन्होंने अपने सर्वस्व त्याग कर दिया समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, तो ऐसा व्यक्ति अगर आपको खुद फॉलो करे, जी जिनको आप खुद फॉलो करते हैं, आपको फॉलो करे, तो मैं तो यही मानता हूँ कि उन्होंने कुछ लोगों को चुन रखा है, 100 200 मेरे जैसे लोगों को जो जमीन पर रहकर काम कर रहे हैं, और एक तरह से प्रोत्साहित करने के लिए कि चलो, और एक तरह से पीठ थपथपाना हो गया। तो वो मेरे लिए पीठ थपथपाना अब तक कि मेरे ख्याल से कि मेरे माता पिता और मोदी जी जो अगर एनकरेज करते हैं तो मुझे सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, जो सबसे ज़्यादा जो मुझे प्रफुल्लित करता है, वैसी एक घटना थी जो मुझे मेरे लिए किसी भी पुरस्कार से बढ़कर है। मेरे को तो अगर प्रधानमंत्री फॉलो करे मैं तो सोऊं ना 2 रात, तो सच में मैं 2 रात नहीं सोऊंगा कि मेरे को प्रधानमंत्री ने फॉलो किया है। तो अगला सवाल हमारा ये है कि जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स लागू होती है एनजीओस के लिए, और ग्राउंड पे दोनों में आपको क्या गैप लगता है कि जो एनजीओ के लिए सरकार स्कीम लाती है और ग्राउंड पे उस पे आपको मतलब कितना गैप लगता है कि क्या वो फुलफिल हो पाती हैं, कि या वो फुलफिल बिल्कुल नहीं हो पाती या पार्शियली फुलफिल हो पाती हैं? अभी आपने ऐसा सवाल पूछा है कि मैं संघ परिवार से बिलोंग करता हूँ, भाजपा के बहुत सारे लोग क्लोज हैं, मेरी बहुत हेल्प करते हैं, और मैं दिल से और दिमाग से दोनों तरीके से जो मेरा अपना जो रिसर्च है मैं उसको प्रूव कर सकता हूँ पिछली सरकारों ने क्या क्या किया, अब योगी जी क्या क्या कर रहे हैं। जमीन आसमान का अंतर है। जी सरकार जो पॉलिसी मेकिंग पे ध्यान दे रही है, जो फंड्स रिलीज कर रही है, उसमें तो जमीन आसमान का अंतर। इस समय काउ स्लॉटर यूपी में पूरी तरह से बैन है, और बट स्टिल हमारी कंट्री बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 पर है। बीफ एक्सपोर्ट में देखिए बार बार यही कंफ्यूजन आता है लोगों को। बीफ का मतलब काऊ मीट नहीं है, जी ठीक है, काऊ मीट उसमें है, इंक्लूडेड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीफ का मतलब टोटली काऊ मीट है। ओके और भी कई जानवर हैं जिनके मांस को बीफ कहते हैं, तो उनका तो हो ही रहा है। काउ स्लॉटर बैन है तो मैं काउ स्लॉटर की बात कर रहा हूँ, जी जी ठीक है, और बैन तो होना ही चाहिए। अभी इस पे ये दूसरा
एक परिप्रेक्ष्य इस पे हम बात करेंगे। अभी मैं इस सवाल का उत्तर दे लूं कि सरकार की पॉलिसी के बारे में, जी 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 बिल्कुल। और इस पे मैं आऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी कि जानवरों का जो एक्सपोर्ट हो रहा है या उनका मीट इंडस्ट्री है। अब पॉलिसी मेकिंग की बात करें तो योगी जी जितना फंड रिलीज किए, जितना काम हुआ जमीन पे, और काउ स्लॉटर बैन लगा है, वो बहुत अच्छा है। एनजीओ के लिए जो फंड रिलीज हो रहा है बहुत अच्छा है, लेकिन लोकल ऑफिसर्स तो वही है ना तनु जी, जी जो पिछली सरकारों में थे, जिनकी जी आदत वही है अभी भी। अभी मोदी जी ने इतने ब्यूरोक्रेट्स को जबरदस्ती रिटायरमेंट दिया। जी 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 ये चीज लोकल लेवल पे छोटे छोटे अफसरों में करने की भी जरूरत है, क्योंकि बहुत भ्रष्टाचार है। मैं आपको अपनी घटना बताता हूँ। स्वाधीन सागर फाउंडेशन को जगह चाहिए थी, जमीन चाहिए थी। मैं अभी सारा काम अपना घर पे कर रहा हूँ। अब घर पे कर रहा हूँ, मेरे पास 1.5 बिस्सा जमीन है। 1.5 बिस्सा जमीन का मतलब लगभग 1700-1800 स्क्वायर फीट है। उसमें मैं अपना सारा ट्रीटमेंट भी करता हूँ, माइनर ऑपरेशंस भी होते हैं, कुछ नंदियों जितनी जगह थी उनको अडॉप्ट करके रखना वो भी करता हूँ। स्नेक्स रेस्क्यू हो गए या मंकी रेस्क्यू हो गए, सभी चीजों का जो भी रिसोर्सेज है सब हम लोग वहीं पे रखते हैं। ठीक है। ह्यूमन रेस्क्यूज हो गए, हमारे पास व्हील चेयर है, हमारे पास एक गाड़ी है जिसपे हम लोग सारा पेड़ पौधे लगाने वाला सामान रखते हैं। हमारे पास स्ट्रेचर्स हैं। उस 1800 स्क्वायर फीट की जगह में हम लोग सब रख रहे हैं। हमें जरूरत थी जगह की जी, और हमने अप्लाई किया, और ये पॉलिसी में है कि गौशाला अगर कोई चलाएगा तो एनजीओस को दिया जाए, और सरकार अपने से केवल और केवल कुछ सहयोग प्रदान करेगी, जैसे 20% 30% राशि सरकार देगी, भूसा दे दी, साइलेज दे दी, लेकिन एनजीओस को दिया जाए और समाज के सहयोग से गौशाला चलाई जाए। ये सरकार की पॉलिसी में लिखा है, ये पॉलिसी ड्राफ्ट की गई। हमने अप्लाई कर दिया, चलो भाई अप्लाई कर देते हैं, हम तो काम कर ही रहे हैं और सालों साल से कर रहे हैं। और जो गवर्नमेंट चिकित्सक हैं वहाँ पे, जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं एनिमल हस्बेंड्री वगैरह के, वो हमें जानते भी हैं, या सरकारी अस्पताल वाले सब लोग जानते हैं। तो हमने अप्लाई किया, इतना विरोध हुआ, इंटरनली कागज पे लिख के हमें कुछ नहीं दिया गया। लखनऊ तक हम गए और लास्ट में लिख के ये दिया गया हमें कि 400 जानवरों से अधिक अगर कोई गौशाला होगी तो केवल उन्हीं को एनजीओ को दिया जाना का प्राविधान है, जबकि ड्राफ्ट में कहीं नहीं लिखा पॉलिसी में। ये क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि जितने एनजीओ को दिया गया है, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं, भ्रष्टाचार है। वहां बछड़े को मारा जा रहा है, वो एक बरियल ग्राउंड्स हैं। ये ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, मेरे पास वीडियोस भी है, मैं आपको दे दूंगा। और मेरे पास केवल ये वीडियो नहीं है कि वहां बछड़े मारे जा रहे हैं। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, चीफ वेटनरी ऑफिसर खड़ा है, मैं उसको दिखा रहा हूं कि बछड़े मरे हुए हैं उसके सामने दिखाया जा रहा है कि गौशाला की स्थिति, जो सरकारी गौशाला है, क्या है। और वेटनरी ऑफिसर ब्लॉक का वो भी खड़ा है वहां पे, और उसके सामने मैं दिखा रहा हूँ। वो बोल रहा है कि अब कैमरा बंद कर दीजिए। उनको लग रहा है कि मैं अभी तक रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ या कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास पूरे रिकॉर्डिंग्स हैं। तो ये स्थिति है जमीन पर। योगी जी ने बंद करवा दिया पूरा काउ स्लॉटर। 5 साल तो एकदम स्ट्रिक्ट बैन था। जहां जहां गौशालाओं की शिकायतें आती थी, जो है तुरंत कार्रवाई होती थी। लेकिन ये जो जमीन स्तर पे जो अधिकारी हैं, ये फंड्स खा जा रहे हैं, और प्रधान के अंडर में गौशालाएं छोड़ी गई हैं। ऐसे लोगों को दिया ही नहीं जा रहा है जहां से समस्या। हमने बोला था कि आप हमें एक देंगे ना, हम अगले 2 साल 3 साल में सारी गौशालाओं को एक्वायर करने का क्षमता रखते हैं, क्योंकि हमारे पास समाज का सहयोग है। हमारे पास 12 जानवर हैं, हम 12 जानवरों का खाना इकट्ठा करते हैं। समाज ट्रस्ट करता है हमारे ऊपर। हम हैं पूरे पूर्वांचल में एकमात्र एनजीओ, तनु जी आप इसको ध्यान से समझिए, एकमात्र एनजीओ जो अपनी बैलेंस शीट, अकाउंट स्टेटमेंट अपने सभी डोनर से पब्लिक रखता है, जो भी 1000 से ऊपर का डोनेशन देते हैं। मैं अभी आपको दे सकता हूं, आप चाहे तो इस पॉडकास्ट में भी लगा सकते हैं। मैं केवल जो हमारे डोनर्स उनका नेम मैं उसमें छिपा दूंगा, बाकी किस डेट को कितना पैसा आया, किस अकाउंट से आया, वो सब उसमें है। यूपीआई ट्रांजेक्शन होंगे, मैं वो छुपा देता हूँ कि उनके मोबाइल नंबर ना पब्लिक हो, नहीं तो अदरवाइज हम पूरा अकाउंट स्टेटमेंट अपने डोनर से पब्लिक रखते हैं। ये कोई और नहीं करता है। क्यों? क्योंकि करना कुछ और है। आपकी जो इंटेंशंस है वो कुछ और है, और आप दिखा कुछ और रहे हो। तो एनजीओस क्या कर रहे हैं, ये भी जांच का विषय है। सरकारी तंत्र क्या कर, और ये मैं केवल अभी गौशाला की बात कर रहा हूँ। वृक्षारोपण आप जाते हो, 1 लाख पौधा लगा, 10 लाख पौधा लगा हर सावन में, हर बरसात के मौसम में। वो पौधे कहाँ जाते हैं भैया?
कोई ऑडिटिंग होती है कि आखिर पौधे 2 महीने बाद बचे कहाँ। तो तमाम परिप्रेक्ष्य में है जमीनी स्तर पे, इसीलिए सोशल वर्कर्स की जरूरत है। पॉलिसी तो बन गई कि एनजीओ कराए, क्योंकि सरकार भी जानती है कि एनजीओ मन से करेंगे, ये उनका काम है। ब्यूरोक्रेट्स को ट्रेनिंग नहीं है कि वो गौशालाएं चलाएं। ब्यूरोक्रेट्स का काम है ब्यूरोक्रेसी करना। अगर कोई स्पेशलाइज्ड है तो आप जैसे वेंडर्स को दे रहे हो, चलो रेलवे की सफाई काम प्राइवेट एजेंसी को दिया जाए, तो काम अच्छा हो रहा है, कितनी सफाई सुधरी है, एनजीओ को दिया जाए। लेकिन वहां पे आप देने, अच्छे एनजीओ हैं तो आप देना नहीं चाहते, हमें तो रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसा बहाना दिया गया 400 से अधिक गौशाला पूरे काशी में नहीं है। 400 से अधिक जिस जानवर हो ऐसी गौशाला पूरे वाराणसी में नहीं। इसका मतलब पूरे वाराणसी में आप एनजीओ को ही दोगे, दे के तो रखे ना और एनजीओ को। लेकिन हमें आपने एक नोटिस दिया, हिमांशु जी क्षमा चाहते हैं, ये नियम है। ये आप बहुत बड़ा आरोप सरकार पे और उनके अधिकारियों पे फिलहाल लगा रहे हैं। अधिकारियों को लगा रहे हैं, सरकार को नहीं लगा रहे हैं। योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे किसी ऐसे बयान से विपक्ष फायदा उठाए, क्योंकि विपक्ष, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये सभी लोग ना आएंगे तो जो सड़क पे बेचारे बछड़ी समय काउ स्लॉटर बैन है ना, उनको भी उठा उठा के बिकवा देंगे। तो ये भी मैं बोल रहा हूँ कि मैं योगी जी का समर्थन करता हूं, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम होना बाकी है। अकेले एक योगी जी और एक मोदी जी कुछ नहीं कर सकते जब तक नीचे स्थिति ना सुधरे, सरकार में भी, समाज में भी और पार्टी में भी। जी, कोई ऐसी सफलता जो आप हमेशा याद रखते हैं? सफलताएं तो कई हैं, और लेकिन हाँ, आपने बोला कि कोई उल्लेखनीय बात है जो हम लोग लगता है कि यार ये तो सब तक पहुंचनी चाहिए। सब तक पहुंचनी चाहिए, या फिर सब तक तो पहुंचने क्या ही पहुंचे, रोज हम लोग ऐसा काम करते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि चलो मजा आ गया, ये सोचा भी नहीं था। हमने बस प्रयास किया और कुछ भगवान कृपा ही हो गया। एक आ, विशाल करके एक लड़का है, मेरे वाराणसी में शिवपुर में रहता है, उसके पिताजी फौज में हैं। और विशाल यादव के एक घर में जो है उसके किराएदार रहने, वो रेंट पे दिया अपना, और खुद वो गांव में रहने लगे अपने लोग। उनका गांव पे अपने जमीन घर वगैरह है। और उनके किराएदार 2-4-6 महीने बाद से ही खाली करने को मना कर दी, किराया देना बंद कर दिए। थोड़े बाहुबली टाइप के, थोड़े गुंडा टाइप के अपना थे। और अब परिवार का जो मुखिया है वो फौज में, बीएसएफ में वो ड्यूटी दे रहा है। यहाँ ये परिवार पुलिस पे जा रहा है, समाज में जा रहा है, समाज के जो उनके तथाकथित नेतृत्व करता है उन पे पास जा रहा है। हर पार्टी का दरवाजा भी खटखटाया ये लोग, पुलिस स्टेशन से लेके डीएम ऑफिस से लेके कमिश्नर ऑफिस से लेके। और लेकिन अपना मकान, रजिस्ट्री पेपर उनका खुद का है, कोई खाली करने को राजी नहीं और कोई मदद करने को भी राजी नहीं। तो हमने कहा कि हमारे पास आए कि ऐसी सी बात है हिमांशु जी, और हमारे पास वैसे वो लड़का आया था सेवा भाव से हमारे साथ पेड़ लगवाने, और हम कुछ प्रोग्राम्स वगैरह करते थे अपना, रेस्क्यू ऑपरेशंस हो गए, और एक स्कूलों में प्रोग्राम करते थे नशे के खिलाफ, कि बच्चों का एनकरेज करना कि इसमें जो सरोगेट एडवर्टाइजमेंट, ब्रांड प्लेसिंग जो चल रही है हर समय, हर हीरो देखो सीरियल में, तो आजकल टेबल पे कोई मीटिंग ही नहीं होती जब तक कोई नशे की चीज नहीं होती है। तो वो इन सब चीजों में मदद करता था। अब हमें पता चला कि यार ऐसी सी बात है, बातों बातों में वो उसने बोला, उसे एक्सपेक्टेशन में नहीं लगा कि ये लोग कुछ कहता कर पाएंगे, हम तो बहुत बड़ी बड़ी जगह जा चुके हैं। हमने कहा चलो यार प्रयास करते हैं, इसमें क्या किया जाए। तो हमने जो है प्रयास करना शुरू किया है। पहले तो पुलिस थाने गए, फिर वहां गए, उसके घर पे गए, और हमने प्रक्रिया अनुसार, और इसमें एक भी था, उसका जो अपना वकील था वो अपोजिट पार्टी से पैसा लेता था। जी, सही चीज अदालत में बताए ही ना वो कि आखिर बात क्या है। और उनके पास कोई वैलिड पेपर्स नहीं थे, बस मुकदमा टला जा रहा था, खींचा जा रहा था ऐसे ही। अब परिवार को उतनी जानकारी नहीं, साक्षरता की कमी कहिए, या जागरूकता की कमी कहिए, या नर्वसनेस कहिए। आजकल बहुत कभी कभी पढ़े लिखे लोग भी हैं, इतने नर्वस होते हैं कि कमजोर फील करते हैं अपने आप को, कोई सामने अपोनेंट आ जाता है तो वहां तो सारी फैक्टर्स इन्वॉल्व थे। हमने सीएम पोर्टल शिकायत की, हमने एफआईआर एक दर्ज कराई शुरू से, डे वन से। और हम लोग फिर जाके लोकल जो राजनेता हैं, प्रतिनिधि हैं, उनके पास भी हम लोग जाके बैठना शुरू किए, बात करना शुरू किए। और 5-6 दिन बाद जब सभी चीजें हमें लगी, पता चल गया कि नहीं सामने वाले कितना पानी में है, तो हमने थोड़ा बाहुबल दिखाकर और थोड़ा सा उनका सामान वामान बाहर फेंक के अपने दोस्तों के साथ, और ट्विटर पर ट्रेंड चलाकर हमने पुलिस पे दबाव बनाया। तो पुलिस रात को आई और हमने वो पूरा घर खाली करा दिया। तनुज जी, 6 वर्ष से मुकदमा चल रहा था। 6 वर्ष के बाद जब हम लोग एक्टिव हुए, सोचिए सोशल मीडिया की ताकत, सही जानकारी, सही जगह पे शिकायत,
और थोड़ा बहुत सामाजिक दबाव, जिसको आप कह सकते हैं कि हमने जो समाज के लोगों को साथ लेकर उनको थोड़ा घर से पुश आउट किया, हमने वो घर खाली कराया, आज वो पूरा परिवार अपने घर में रहता है। तो वो हमें लगा कि यार इतना बड़ा काम कि लोगों के किसी का घर, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है और घर पे कब्जा है और हमने उसे हटवा दिया है, तो वो हमारे लिए काफ़ी मतलब एक रिमार्केबल अचीवमेंट रहा। तो इसको हम मानते हैं कि यार ये सबसे बड़ा काम अभी तक हमने किया है, जो हम सोचे भी नहीं थे कि हम लोग की करवा पाएंगे या कितना समय लगेगा, लेकिन हमने, भगवान की दया से उनकी भी किस्मत अच्छी थी, चीज़ें हो गई, काफ़ी झगड़ा झंझट हुआ, लेकिन हाँ हम उसमें सफल रहे। ये बहुत काबिल तारीफ है कि जो मुकदमा 6 वर्ष से चल रहा था उसे आपने कुछ ही महीनों में निपटा दिया। अब काबिल तारीफ हमारे लिए है, मैं बिल्कुल आपकी तारीफ अगर मैं बोलना कुछ और चाह रहा हूँ, काबिल तारीफ हमारे लिए है क्योंकि मैं एक बहुत ही छोटा सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, जिसका ऐसा कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है कि मैं किसी थानेदार को फोन लगा दूं और वो मेरे कहने से कुछ भी कर दे। हमने सामान्य नागरिक की तरह ही प्रयास किया, इसलिए काबिल तारीफ है, ठीक है। लेकिन जिन दरवाजों को ये लोग पहले खटखटा चुके थे, उनमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं ना, आज भी बड़े हैं, पहले भी बड़े थे, जी जी जी। उनके लिए चुटकी भर काम था कि भाई कागज इनका है, रह ये रहे हैं, आप 2 दिन से आए हो और आप अब कब्जा कर लोगे बाहुबल के बल पे, आप हटो यहाँ से। और इनके तो यादव समाज के तो मुखिया लोग रहे हैं, जी जी। तो वो लोग कहाँ रहते हैं। तो ये सारी चीजों का ना एक पर्दाफाश करता है, करंट गवर्नमेंट का भी, पिछले गवर्नमेंट का भी, और तथाकथित जो समाज के नेतृत्व करता है कि असल में वो लोग काम क्या करते हैं। तो इससे ये निराशा जो हाथ लगती है ना कि नहीं यार, सच में हम जब लगातार समाज को खोद रहे, जब खोदते हैं तो दिखता है कि समाज में असली मिट्टी है कैसी, तो वो आपको थोड़ा सा दिखाती है कि नहीं यार, देयर आर स्टिल मेनी थिंग्स व्हिच हैज टू बी डन। तो हिमांशु जी, अभी हाल फिलहाल में कुछ वर्ष पहले आपको श्री श्री रविशंकर जी की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग में बुलाया गया था और वहाँ पे आपको सम्मानित भी किया गया था। तो थोड़ा उस चीज़ पे थोड़ा आप रोशनी डालेंगे कि वो किस चीज़ के लिए आपको अवार्ड दिया गया था, और ऐसा क्या देखा जो बाकी एनजीओज में या बाकी सामाजिक कार्यकर्ता नहीं कर पाते जो आपने किया? अब पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी अ, बहुत ज़्यादा सामाजिक कार्यों में और पूरे विश्व में सब लोग जानते हैं, प्रख्यात हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग कुछ अलग काम कर रहे हैं या और एनजीओ नहीं कर पा रहे हैं। जो समाज सेवक हैं, हमसे भी बहुत बड़े बड़े समाज सेवक हैं, और भारत ऐसा देश है जो ऋषि मुनियों, समाज सेवकों, अच्छे नागरिकों, गृहस्थ जीवन में रहकर भी जो लोग समाज के लिए सोचते हैं, ऐसे लोगों के कारण ही बैलेंस्ड है। जो आज के डेट में आप पूरे विश्व में देख रहे हैं ना, उठा-पटक, भारत में जो स्थिरता आपको दिखती है, तमाम आलोचनाएँ अपनी जगह, लेकिन भारत जो देश है ना, वो अपने आप में अगर आप देखोगे तो जो समस्याएँ विश्व झेल रहा है सामाजिक रूप में, वो भारत में नहीं, क्योंकि ऐसे लोग हैं हमारे। अब वो हमको बुलाए क्योंकि उनका एक अपना बड़प्पन है कि हम अगर 40-50 ऐसे बड़े एनजीओज़ को, बड़े सोशल वर्कर्स को बुला रहे हैं, बड़े इन्फ्लुएंसर्स को बुला रहे हैं, तो उस सूची में वो 2, 4, 5 ऐसे लोगों का भी नाम रखते हैं जो अभी बडिंग स्टेज में है, जो अभी जिनको उनको लगता है कि पोटेंशियल ज़्यादा है, भविष्य में करेगा अच्छा, और इसको थोड़ा-सा सपोर्ट, अपना कुछ बौद्धिक रूप में सपोर्ट करना या फिर मार्गदर्शन करना कि ज़मीन पे कैसे आप काम कर सकते हो प्रैक्टिकल जीवन में। जी। तो वो सब वहाँ पे 3 दिन का हमारा योग, आध्यात्म और मेडिटेशन, ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें थी, और इसलिए हम कुछ 2-4 ऐसे लोगों को भी बुलाते हैं जो लोग अपने बडिंग स्टेज में हैं, एक तरह से एनकरेजमेंट के लिए। अच्छा, एज एन एनकरेजमेंट के लिए आपको हाँ, हाँ, हाँ। जी। तो हिमांशु जी, आपके हिसाब से भारत का सबसे बड़ा सोशल मुद्दा क्या है जो आपको लगता है कि इसको पहले रिजॉल्व हो जाएगा तो धीरे धीरे बाकी सब चीजें हो जाएंगी? अम, सबसे बड़ा सोशल मुद्दा तो वो है जिसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा है, जो आज के डेट में मुद्दा ही नहीं है, और वो है हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है पूरे विश्व के लिए, भारत के लिए तो है ही बहुत बड़ा मुद्दा, पूरे विश्व के लिए मुद्दा है। आप जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हैं। अब आज देखिए, 2-3 छोटे-छोटे एग्जाम्पल से ही समझ जाइए। मोदी जी
हमारा जो एयरपोर्ट रोड है वो सिंगल लेन का था जब मोदी जी चुनाव जीतकर हमारे सांसद बने, काशी के, और फिर प्रधानमंत्री बने। अब सिंगल लेन रोड थी, इस समय वो 4 लेन रोड है। उस समय सिंगल लेन रोड पर जाम नहीं लगता था, एयरपोर्ट रोड पे भी लगता होगा। अब 4 लेन रोड पर लगता है जाम। आप समझो इस बात को। तो जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, पलायन है अपनी जगह है, लेकिन जो पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, लगातार गाड़ियों की आवश्यकता है, स्कूल्स बनाने पड़ रहे हैं, हॉस्पिटल्स नए कितने भी आप कर लो, लेकिन वो कम ही पड़ रहा है। दिल्ली में आप देखिए कितनी सड़कें थी 10 साल पहले, आज के डेट में दिल्ली, नोएडा, एनसीआर कहाँ कहाँ से कनेक्ट किया गया, क्या जाम नहीं लगता है? बिल्कुल। हर तरफ लग रहा है। तो पॉपुलेशन जब बढ़ती रहेगी तो आपके पास कितने भी आप रिसोर्सेज जनरेट कर लें, तो सबसे जो जरूरी चीज है कि अपने आप पॉपुलेशन कम की जाए। हम लोग मानव के रूप में इस पूरी पृथ्वी पर इतना ज्यादा बोझ डाल रहे हैं कि हर जो बैलेंस चीज है उसको हम उसका बैलेंस बिगाड़ रहे हैं, सारी चीजें, और कष्ट पहुंचा रहे हैं अन्य स्पीशीज को भी, अपने आप को भी। हमें आज क्या मिल रहा है? आपको ना तो प्योर दूध में, क्या आपको लगता है इतनी सारी मिठाई दुकानें, दूध कहाँ से आ रहा है? कोई उसका आंकड़ा नहीं है, डेटा नहीं है कि इतना दूध कहाँ से आ रहा है। पनीर आप खा रहे हैं, पहले ही आपके सारे डिपार्टमेंट बोल चुके हैं कि 90% पनीर आपका नकली है। हम भी तो वही चीजें कर रहे हैं, हम अपने आप पे भी तो यही कर। इसके रेट में, आज के रेट में कैंसर जिस तेजी से बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि जितने अडल्टर चीजें खा रहे हैं हम लोग, सब हम लोग नकली पेस्टिसाइड से ग्रो किए हुए, यूरिया, डाई, हर चीज, तो वो हम अपने ऊपर भी वो चीजें कर रहे हैं। तो अगर एक हेल्दी समाज चाहिए, रिसोर्सेज हमें सही जगह सही चीजें चाहिए, पीसफुल सोसाइटी चाहिए, गरीबी कम करना है, अनएम्प्लॉयमेंट, हर तरीके के फैक्टर्स को अगर हमें ठीक करना है, तो सबसे पहला जो चीज काम होना चाहिए वो है हमारा पॉपुलेशन कम होना चाहिए। पॉपुलेशन कम होगा तभी हम बैठ के इस टेबल में बात कर पाएंगे। अच्छा अब बताइए क्या करना है। भाई आपके पास मुट्ठी भर रिसोर्सेज हैं, तो आप उनको मुट्ठी भर लोगों तक ले जा सकते हैं। अब आप मुट्ठी भर रिसोर्सेज के साथ आप पूरा समाज नहीं ठीक कर सकते हैं जो लगातार अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे जी, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। लेकिन आप यहाँ पे कह रहे हैं कि पॉपुलेशन कम कर, मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत हो रहा है। लेकिन भाजपा के कुछ ऐसे सांसद हैं जो ऐसे बयान देते हैं कि आप 4 बच्चे करो, आप 6 बच्चे करो, साक्षी महाराज हैं, इन सब के बयान आए हैं। तो उन पे आपकी क्या राय है? मैं उनसे सहमत हूँ। देखिए उनका कहना दूसरे परिप्रेक्ष्य में है, उसको समझिए। एक समाज है भारत में ही जो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता जा रहा है, जो कम करने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है, और उनका जो बर्थ रेट है वो है 3.4 पॉइंट ऐसे जा रहा है। कहीं कहीं तो 8-8, 10-10 बच्चे हैं परिवारों में, 20-20 बच्चे हैं परिवारों में। और एक तरफ जो शांतिपूर्ण समाज है, और जिसकी वजह से ही लोकतंत्र का जो आज हमारा मूल है वो टिका हुआ है, तो वो अगर घटता जाएगा, तो आप देख लीजिए कश्मीर में क्या हो रहा है, आप देख लीजिए मालदा वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, आप देख लीजिए मणिपुर में क्या हो रहा है, आप देख लीजिए केरल में क्या हो रहा है। तो उनका परिप्रेक्ष्य दूसरा है कि भाई अगर वो लोग कम करने को तैयार नहीं, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बन रही है, तो आप लोग ज्यादा करो। जब कोई कानून ही नहीं है तो ऐसा, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो दोनों साइड से ही होगा। दोनों साइड से होना, सबके साइड से होना हो। देखिए जब कोई भी सोल्यूशन निकलना है तो उसको सब लोग अगर सर्वमान्य तरीके से मानेंगे तभी वो सोल्यूशन कहलाता है। आप बोलिए कि इस कमरे में 10 लोग हैं और 9 लोग झूठ बोल रहे हैं, एक से आप जबरदस्ती सच बोलवाइए तो चलेगा? हिंदू समाज है, आप बोले पॉपुलेशन कम करना है, सबसे पहले अगर इसको, इस चीज को अपनाने वाला समाज है, इस चीज में हर एक गरीब से गरीब हिंदू भी आज के डेट में देखिए तो अपने बच्चों को जो बर्थ रेट उस पर कंट्रोल करना चाहता है। वो भी समझता है कि नहीं, पढ़ाना लिखाना खिलाना पिलाना कैसे लेकिन वहां जिहाद करना है जी, हमें ज्यादा से ज्यादा इनके घरों पे कब्जा करना है। तो आप समझिए ना वो चीजें कैसे चल रही हैं जम्मू कश्मीर में, या इस समय आप ये जो पूरा मेवात वाला रीजन है, यहाँ पे आज से 30 साल 40 साल पहले कितने हिंदू थे, कितने उस समाज के लोग थे जी। तो आप, मैं बोल रहा हूँ पॉपुलेशन कम करना है तो ये होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनली, संवैधानिक तरीके से, और सबके साथ, सबके ऊपर एक साथ, ना कि आप एक समाज को दबाएं।
तो साक्षी महाराज अगर कुछ बोलते हैं या संघ का कोई बोलता है या भाजपा कोई बोलता है, इसलिए हिंदू समाज को अगर विषय को संबोधित करता है तो वो इसलिए करता है क्योंकि हिंदू समाज खतरे में है। हम लोग देख रहे हैं, हम लोग सभी जगहों से मिटाए जा रहे हैं, तो हमें अगर अपना वजूद बचाना है और हमें अगर ज्यूस की तरह पलायन नहीं करना है कि हम लोग मारे मारे भटके भटके फिरे कि हमारी तो अपनी कोई भूमि ही नहीं है, तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते रहें। हम हमारे पास भी वॉरियर्स होने चाहिए। जब ये लोग हमारे घरों पर कब्जा कर रहे हैं, जब हमारी बहू बेटियों पे लोग नजर डालें, तो लड़ने के लिए होने चाहिए ना लोग हमारे पास। या हम प्रकृति के प्रेमी बन के रह जाए और मारे जाए, लास्ट में फिर ये लोग प्रकृति का क्या करेंगे? तो आप ही देख रहे हैं कहाँ सबसे ज्यादा लोग मीट खाते हैं, कौन सबसे ज्यादा फलों फूलों से नफरत करता है, देखिए आप। यूथ को सोशल मीडिया में लाने के लिए सोशल वर्क में शादी कैसे मोटिवेट किया जा सकता है? बचपन से एजुकेशन सिस्टम के द्वारा, एजुकेशन सिस्टम में ये होना चाहिए कि सोशल वर्क क्यों जरूरी है और सोशल वर्कर्स क्यों जरूरी हैं। क्या कारण है कि आज के समय में जो समस्याएं हैं, अगर सोशल वर्कर सही अनुपात में हो, 1000 पे एक सोशल वर्कर, 2 फुल टाइम सोशल वर्कर पर्याप्त होते हैं। और समाज को भी ज्ञान होना चाहिए कि अगर आपके पास एक सोशल वर्कर है तो उससे आप सपोर्ट किस किस तरीके से करें, और ना केवल सपोर्ट करें, मार्गदर्शन करें और काउंसलिंग करें, देख रेख करें। जैसे अगर किसी अस्पताल का बजट होता है तो कोई ना कोई अधिकारी ऊपर होता है ना कि भाई कितनी दवाएं जा रही हैं, कहाँ कहाँ दवाएं लग रही हैं, कितनी दवाएं खर्च हुई, कितनी बची हुई हैं। सोशल वर्कर्स और संगठनों का भी ये स्थिति होनी चाहिए। समाज जो 999 लोग हैं जो अलग अलग व्यवसाय में हैं, नजर रखते रहे कि हाँ भाई सोशल वर्कर्स क्या। जैसे एक मंदिर होता है समाज में, मंदिर में पुजारी होते हैं, बजट बनता है, हर कोई तो मंदिर पे जाके 24 घंटे नहीं रहता है ना, लेकिन हाँ नजर रखता है कि भाई टाइल्स कितना लगा, मार्बल कितना लगा, पूजन सामग्री कितनी है, दान कितना आया, आज मंदिर में नव निर्माण क्या क्या होना है। तो लोग थोड़ा सा समय निकालते हैं, हर तरफ देखते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम में सबसे पहले बच्चों को बताया जाना चाहिए कि एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप तरह की भी कोई चीज होती है और प्राइड ऑफ प्रोफेशन उससे जोड़ा जाना चाहिए। ये नहीं कि यार हीन भावना कि नहीं यार भिक्षा कौन मांगेगा, दान कौन मांगेगा, हम क्यों पैसा मांगने जाएं। ये प्राइड ऑफ प्रोफेशन वहां होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोग उसको हीन भावना देखें, पहला तो ये। दूसरा, समाज में भी जागरूकता। नहीं तो क्या स्थिति होगी कि आज देख लीजिए, पहले डीयू के इलेक्शन से अरुण जेटली जी निकलते थे, नुपुर शर्मा जी भी वहीं से निकली है। आज की डेट में आप पिछले 10 साल में बता दीजिए कि कोई ऐसा यूथ लीडर नेशनल पॉलिटिक्स में गया हो। आप जब BMW, मर्सिडीज, ऑडी और 5000 लड़कों का जुलूस जो आपके जो तमाम आपने ग्लैमर दिखा रखा है, उसको देख के अगर आपको जुड़ रहा है और एक दो संगठन और पार्टी पॉलिटिक्स आपको हेल्प कर दे चुनाव जीतने में, तो आप सोशल लीडर क्या बनेंगे, आप सोशल वर्कर क्या बनेंगे, क्या ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। तो कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता को सबसे पहले सिंप्लिसिटी सिखाना, समाज जमीन से जोड़कर काम सिखाना, अगर आप बचपन से उसको सिखाएंगे बताएंगे तभी होगा। काशी में मैं हूँ या तमाम अन्य जो सोशल वर्कर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं से तो ये ज्ञान मिलता है, लेकिन अगर आप इसको एजुकेशन सिस्टम में ही डाल देंगे तो सोशल वर्कर्स निकलेंगे। अदरवाइज फिर वही बाहुबली कल्चर या फिर पैसे वाला कल्चर, यही लोग समाज में आपको लीड करते रहेंगे और आप फिर बस आलोचना करेंगे कि यार पॉलिटिक्स तो खराब होती है, समाज सेवा खराब होती है, जहां जहां इंस्टीट्यूशन में लोग बैठे हैं वो भ्रष्ट हैं, उनको भेज कौन रहा है। जी। तो आपके प्रोजेक्ट से जो आप सोशल वर्क करते हैं, उससे आपकी लोकल कम्युनिटी में क्या-क्या बदलाव आया है? उसके बारे में कुछ बताइए। मतलब कि आपने कुछ किया हो, तो कुछ लोगों ने आपसे इन्फ्लुएंस होके आपकी मदद करी हो, या फिर उन्होंने देखा हो कि यार हिमांशु जी इतना कर रहे हैं तो हम भी थोड़ा बहुत हाथ बढ़ा दें उनके साथ, ऐसा कुछ इंसिडेंट हो? बदलाव कह सकते हैं, अगर आप 600-700 पेड़ इलाके में बढ़ जाएं और हम लोग जितने पेड़ लगाते हैं उनका पूरा देखभाल करते हैं, ऐसा नहीं कि हम पेड़ लगा छोड़ देते कि पेड़ कम लगा देखभाल करते हैं। अब 600-700 हरे भरे पेड़ भरे हैं, वन विभाग ने ही वहां पेड़ लगाया, वहां आज भी वो पेड़ लगा रहे हैं, हमारे पेड़ बढ़ रहे हैं, उनके पेड़ बस रोटेट होते हैं। तो अगर उनको बदलाव बोलेंगे तो हम बोले हाँ भाई चलिए ठीक, कुछ ग्रीनरी आई है। अगर आप इस चीज को बदलाव बोलते हैं कि आज समाज में, हमारे लोकल समाज काशी के पास कुछ हमारे फोन नंबर्स, हमारे वॉलंटियर्स के, जिनको कॉल करके अपनी कुछ समस्याएं बताएं कि एक बेटी है किसी घर की जो दिव्यांग है, मेंटली चैलेंज है, या फिर उसको शायद कोई दवा खिला के थोड़ा सा अभी वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई है और उसको कोई किडनैप करके ले जा रहा है, और कोई एक
उनके पास ऑप्शन है कि इस नंबर पर कॉल करेंगे तो ये लोग दौड़ते हुए आएंगे और 12 घंटे लगे 24 घंटे लगे थाने में लड़ झगड़ के एफआईआर कराएंगे, उस लड़की को चाइल्ड लाइन में भर्ती कराएंगे और वो चाइल्ड लाइन वाले उसके बाद उनसे लगातार कोऑर्डिनेशन में रहेंगे कि आप इनका घर खोज पाए कि नहीं, उनको उनके घर पहुंचाएंगे। ऐसा अगर कुछ विकल्प समाज को मिला है जिसको आप चेंज बोलते हैं तो इसको चेंज बोल सकते हैं। ऐसा कोई हमने बहुत अभूतपूर्व कार्य नहीं किया। हमारे स्वाधीन सागर फाउंडेशन का अभी तक हमें कोई सीएसआर नहीं मिला है। जो ऑन एन एवरेज मंथली कलेक्शन है हमारा डोनेशन कलेक्शन पिछले 5 साल से अब तक, वो 16-17 हजार रुपये महीना है। पिछले ये भी 16-17 हजार रुपये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले 1.5-2 साल में डोनेशन कलेक्शन बढ़ा है। अदरवाइज हम लोग 2-4-5 हजार पे थे, अभी बढ़ रहा है तो ये एवरेज हमारा बढ़ रहा है। तो इतने पैसों में कुछ हम डोनेशन इन काइंड कलेक्ट करते हैं, कुछ दवाइयाँ हो गई, खाने पीने कुछ सामान हो गया जो हम पशुओं खिलाते हैं, वो कलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें जितना हम कर पाते उतना कर रहे हैं। बस जरूरत है कि सरकार हमसे थोड़ा और अच्छे से कोऑर्डिनेट करें। जो एक ईमानदार संगठन को सपोर्ट मिलना चाहिए कि अगर आपके पास ऐसे लोग हैं तो आप ऐसा काम जो आपने अरे गहरे लोगों को दे रखा है, ईमानदार लोगों को दीजिए जो सच में जमीन पे रिजल्ट लाए, ना कि ब्यूरोक्रेट्स और अफसर उनको दे जहां से उनको कमीशन मिल रहा है। जी, जी। और भी सोशल वर्क ऑर्गेनाइजेशंस आए आगे, ऐसा सिस्टम में व्यवस्थाएं होनी चाहिए। एक सवाल मेरे दिमाग में अभी भी आया है कि जैसे आपकी स्वाधीन सागर मतलब पशु चिकित्सा के लिए काम करते हैं, वैसे दिल्ली में भी एक है और हर राज्य में एक ना एक है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे जो एमएलए है रवि नेगी जी, जिनका हमने पॉडकास्ट किया था, उनकी एक मातृ रक्षा फाउंडेशन है जो सुबह सुबह एक गाड़ी आती है, वो कहते हैं अपने घर की पहली रोटी गायों को दी जाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दिल्ली में, बहुत लोगों ने अभी ये काम शुरू कर दिया है, बहुत पहले से चलता आया है। हाँ दिल्ली में काफी पहले से काम चल रहा है। लेकिन मेरे को ये जानने में उत्सुकता है कि क्या ऐसा हकीकत में होता है? क्या वो लोग जो और चीजें बाकी सबको बोल रहे वो अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं कि अपनी घर की पहली रोटी जो लोग स्पीकर पे बुलवाते हैं ये लोग कि अपने घर की पहली रोटी गौ माता को दीजिए, वो तो हमारी माता है, क्या ये चीजें बाकी सब लोग भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते होंगे? क्या ऐसा कुछ होता है कि वो आगे भी पहुंचे, मतलब आगे भी बढ़ता रहे वो? क्यों नहीं होता? होता है, जरूर होता है। समाज में अच्छे लोग हैं तभी तो हम जैसे लोग काम कर पा रहे हैं। और रवि नेगी जी का जीवन मैंने भी देखा है और बहुत सारे इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए हैं, बहुत सारे काम वो करते हैं। और आज की डेट में जब समाज उन पे ऊपर भरोसा जताया, उनको जीत कर कहीं बैठाया है, तो वो करते हैं काम। और रोटी देना, समाज के लिए आगे बढ़कर काम करना, समाज चाहता है ये काम करना, करता नहीं है, चाहता है कि और आगे बढ़े। बात यह है कि हमारे सिस्टम में ऐसे लोग नहीं हैं जो इन चीज़ों को बढ़ चढ़कर पर्याप्त मात्रा में आगे कर सकें। हर स्टेट में 2-4 लोग हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आप उसको बस मॉडल के रूप में दिखाते हैं, लेकिन होना तो चाहिए हर कॉलोनी में ना, होना चाहिए हर बस्ती में ना। जी। तो जरूरत उसकी है, हो तो रहा है। देखिए जैन समाज है हमारा, कितना काम करता है। जी। हमारा झंडे वाला मंदिर है दिल्ली में। मैं दिल्ली अभी काशी में तो बहुत हो रहा है। काशी में हमारे एक खिचड़ी बाबा है, लगातार खिचड़ी बनाकर गरीबों को खिलाई जाती है। हमारे अन्नपूर्णा मंदिर है, वो तो लगातार भोजन भी है, लगातार भोजन चलता रहता है। काम तो ऐसा नहीं कि देखिए भारत में समाज सेवा ऐसा नहीं कि अभी 2-4-5 साल से शुरू हुआ है या स्वाधीन सागर फाउंडेशन कुछ कर रहा है। हम कर रहे हैं क्योंकि हमने बहुत सारी जगहों से प्रेरणा ली है। जी। हमारे लोक कथाओं में हमने अपनी स्कूल बुक्स में वो देखा है। बात यह है कि जो स्कूल बुक्स में से देख रहे हैं, जो भगत सिंह को पढ़ रहे हैं, वो भगत सिंह उसमें से कितने लोग बन रहे हैं? भगत सिंह बहुत इक्का दुक्का कम लोग हो रहे हैं। इसीलिए आपके आज के डेट में लोग यही बोलते हैं यार मोदी जी बहुत अच्छे हैं, कैबिनेट तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन तहसील लेवल पे स्थिति नहीं सुधर रही है। बात सही है, कैबिनेट लेवल पे कोई भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन तहसील स्तर पे, प्रधान स्तर पे अगर ये जो डायरेक्ट टू अकाउंट मोदी जी ने लाया है कि अब पैसा डायरेक्ट टू अकाउंट जाएगा, अगर ये नहीं होता देखिए ये लोग तो कितना खा गए होते। जी। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं सेंधमारी करते हैं लोग, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंसेस हैं। इस बात मुझे राजीव गांधी जी का वो याद आता है कि मैं यहाँ से 1 रुपया भेजता हूँ तो कुछ पता नहीं 50 पैसे 40 पैसे तक वहां तक पहुंच पाता। तो कुल मिला के बात यही है ना कि अब तो चलिए 1 का 1 रुपया भेजा जा रहा है तो पहुंच जा रहा है,
लेकिन हर चीज अकाउंट नहीं डाली जा सकती ना। अब आप स्कूल बनाना है तो आप हर हर घर में आप पैसा नहीं भेज सकते, नहीं चलो अपना अपना स्कूल का कमरे क्लासेस बनवा लीजिए, वो तो किसी एक ठेकेदार को ही देना पड़ेगा। अब ठेकेदार क्या कर रहा है वो देखिए, एक रोड बनी, आप उसको पढ़िएगा देखिएगा, आप लोग तो लगातार रिसर्च वर्क करते रहते हैं। पुणे में एक दो पारसी बंधुओं ने एक रोड बनाई, वो रोड आज तक नहीं टूटी है, लगभग 45 साल पहले की रोड है। जी जी, ये मैंने पढ़ा है। दुख की बात यह है कि उनको उसके बाद कोई ठेका नहीं मिला। देखा नहीं मिला। देखिए, अब हमारे यहाँ जो है, मैं हर जगह बात कर रहा हूँ, मैं ये ना, अभी आप बोलेंगे कि देखिए योगी जी की गवर्नमेंट है तो हम, ऐसा तो है नहीं कि मैं बोल रहा सबको अच्छा चल रहा है। योगी जी अच्छे हैं, मोदी जी बहुत अच्छे हैं, पॉलिसी बहुत अच्छी बन रही, कैबिनेट लेवल बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो इसीलिए जमीन पे दिख भी रहा है, इसीलिए दोबारा चुन चुन के आ रहे हैं और आएंगे, और मैं चाहता हूँ आए। लेकिन नीचे जो नेतृत्व करता है, हमें निगम पार्षद, विधायक, सांसद से नीचे भी प्रधान स्तर पे, और जो जरूरी नहीं कि हर कोई राजनीति में हो, कुछ लोग ऐसे भी हो जाए जो जानते हैं फुल टाइम चलो गौ सेवा कर रहे हैं, फुल टाइम एनिमल, हमारा अपना घर आश्रम है, कितना अच्छा काम करता है, आपके यहाँ भी है, दिल्ली में भी है, हमारे यहाँ भी एक ब्रांच है। एकमात्र एनजीओ मैं आज तक इसको देखा हूँ कि अगर आप आईडी नहीं है आपके पास किसी भी व्यक्ति की, जो सड़क पड़ा हुआ है और मल मूत्र लिपटा हुआ है, मेंटली रिटार्डेड है, चोट लगी, घाव लगे हैं, उसके पास कोई आईडी नहीं है, कोई अस्पताल नहीं भर्ती करेगा, लेकिन वो अपना घर आश्रम, उसका प्रभु जी बोलते हैं वो लोग उनको, और पूरी चिकित्सा करते हैं, उनका घर भी खोज बीन करके उनको पहुंचा देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे घरों के लोग होते हैं, किस्मत खराब होती है, ट्रेन से उतर गए, दिमाग ठीक नहीं है, भटक गए, अपना घर नहीं बता पा रहे, अच्छे अच्छे परिवारों के लोग, ये अपना घर आश्रम वहां भेजता है। ऐसे लोगों की जरूरत है ना, केवल राजनीति से काम नहीं होता है, समाज सेवकों की एक अलग धारा है। आजकल हर चीज को लोग राजनीति से जोड़ते हैं, जी जी। तो ये सभी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। एक और चीज मैं आपसे थोड़ा इससे अलग हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इससे अलग पूछता हूँ कि हाल फिलहाल में ये जो गौ रक्षक होते हैं, मतलब ऐसा सुनने में आ जाता है कि ये मतलब कानून कुछ ज्यादा ही अपने हाथ में लेने को लगते हैं, कि अगर कोई गौ की तस्करी हो रही है, आप रोको, उसके लिए मना नहीं कि आप अच्छा काम कर रहे हो, आप रोक रहे हो, आप रोको, लेकिन उनको पकड़ के इतना मारना कि वो इंसान जिंदा ही ना रहे, ये आपको कहाँ तक ठीक लगता है? देखिए, कानून तो किसी को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल, और दोनों ही पक्षों को नहीं लेना चाहिए। हाँ। कोई अगर माता मानता है, उनको आप ट्रकों में भर के ले जा रहे हैं, जी जी, तो ये कहाँ तक उचित है? और अगर माता मानता है तो कानून को अपना काम करना चाहिए, उनको ऐसा नहीं होना चाहिए कि समाज के कुछ लोगों को आगे आना पड़ जाए। अब आज के समय में अगर मैं 24 घंटा किसी थाने बैठ के किसी लड़की का अटेम्प्ट टू रेप मॉलेस्टेशन का एफआईआर लिखाने में अगर मुझे 24 घंटे लग जा रहे हैं, तो ये शर्म की बात है ना। तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ना पड़ता है चीज़ों में। जी जी। तो भावनाएं है, समाज है, और भावनाओं को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, उनको आप सोल्यूशन दीजिए, क्योंकि गौ हमारी माता है, ये भावना है ना। और अगर मैं किसी चीज को माँ मानता हूँ, तो कोई उनको मारेगा, अगर 2 लाठी मार रहा है, तो मैं फोन उठा के 112 पे कॉल करूंगा, ये मेरा दिमाग बोल रहा है, लेकिन दिमाग से पहले भावना क्या बोल रही है? कि मैं 2 लगा दूं उसके। चलिए, वो तो आप बोल रहे हो, मैंने तो नहीं बोला। मैंने तो नहीं बोला, कानून तोड़ने को मैंने नहीं बोला, तो आप बोलोगे ऑन कैमरा ये बोल रहे हैं कि गौ रक्षण सही कर रहे हैं। कोई नहीं, सब कटवा देंगे। सोशल वर्क करते हुए हिमांशु जी, आपने अपने बारे में क्या सीखा, कि आपको एक अपनी एक हिडन ऐसी चीज मिली हो जो आपको लगा हो यार मेरे अंदर ये भी क्षमता थी, मुझे पता ही नहीं था? कि क्षमताएं तो रोज ही पता चलती हैं जब आप समाज में काम कर रहे होते हैं, और आपको ये भी नहीं पता होता है कि आप आज क्या काम करोगे, क्या कॉल आएगा। और मैं बहुत ज़्यादा प्रयास करता हूँ फोकस रहने का, नंदियों के ऊपर, बछड़ों के ऊपर, गौवंश के ऊपर, क्योंकि एक एनजीओ आगे तभी बढ़ता है जब वो फोकस एक काम करता है, तभी उस क्षेत्र में कुछ बड़ा कर पाता है। हमें दूसरे काम करने पड़ते हैं मजबूरी वश, भावनात्मक वश, चलो हम नहीं जाएंगे तो वो एक, अभी हमने 4 दिन पहले एक हमारे प्रभु जी कहेंगे उनको, हम लोग जैसे अपना घर आश्रम बोलता है, पर हम लोग भी प्रभु जी कहते हैं, उनका ऐसे नीचे का पूरा शरीर पैरालाइज्ड था। हम उनको गए तो भर्ती कराने, तो अस्पताल मना कर दिए, अपना घर आश्रम ने कांटेक्ट किया तो उन्होंने बोला कि अब तो कल करेंगे। हमने 12 घंटे हमें वहाँ बैठना पड़ा उनके साथ,
और वो पूरा मल मूत्र में लिपटे थे। तो हमने पेट्रोल पंप नज़दीकी था, वहाँ जाकर हमने कुछ चादर उधर ऐसे लगाया बाउंड्री तक, उनको नहलाया पूरा डेटॉल से, और नहलाया, कपड़े उपड़े लाए, दोबारा पहनाए, उनको अच्छी जगह लेटाया हमने, 12 घंटे उनके साथ रहे, कहीं वो कुत्ता उत्ता नहीं होने का। अब पैरालाइज्ड हैं और पूरा गंदगी से लिपटे हुए हैं, किसी मार्केट में कैसे भी पड़े हुए हैं। तो अब उसमें हम कैसे बताएं कि हम तो कभी जब ये काम करना शुरू किए तो कभी सोचे नहीं थे कि हम किसी अन्य व्यक्ति का मल मूत्र भी हम साफ कर सकते हैं, जो जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ। ऐसी दूसरी घटना बता रहा हूँ। एक बार क्या हुआ कि 2 बजे रात को एक एक्सीडेंट हुआ बछड़े का, और हमारे वाराणसी से लगभग लगभग 40 किलोमीटर दूर पड़ता है सैदपुर। तो सैदपुर हम लोग गए, और वहाँ क्या हुआ कि गर्दन पूरा बछड़े कटा हुआ था, ब्लीडिंग हो रही थी, बहुत तेज खून, शायद कोई वेन कट गई थी, क्या हुआ था हमें नहीं पता। डॉक्टर को हमने वीडियो कॉल किया। अब बोले डॉक्टर कि यहाँ तक लाओगे ये मर जाएगा, इसको तुरंत बंद करो इसका खून। तो उन्होंने हमने दो तीन दवाएं बताई, उसमें डालो और फिर इसको टाका लगाओ। हमने कहा ठीक है। हमने पास ही क्लिनिक गए, खुलवाए, तो वो टाका लगाने वाला में सुई और थ्रेड वर्ड दिए हम, और पूरा डेटॉल वटॉल दिए। तो हमने वो दवाई डाली जो उन्होंने बताए थे, तो कुछ हम लोग लेके रखते हैं अपने साथ। हम लोग टाका लगाना शुरू किए। अब आप सोचिए कि एक तो तरफ भावनाएं हैं, भावनात्मक वश हम लोग वो काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें उनसे इतना प्रेम है कि हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, नहीं भाई यार ये काम तो करना है। उसकी वजह से सारा अपना जॉब नौकरी सब कुछ छोड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ अब उसका टाका लगाना जिसमें उसको असहनीय पीड़ा हो रही है, और हम लोग उसको एनेस्थीसिया नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो ट्रेनिंग हमारे पास नहीं है। एनेस्थीसिया देना बहुत ही क्रिटिकल वर्क होता है, लेकिन टाका लगाना जान बचाना है। तो वो तड़प रहा है, तो 8-10 लोग मिलकर उसको पकड़े हुए हैं। अब मैं टाका लगा रहा हूँ। अब टाका लगा रहा हूँ, मुझे लगा था कि मैं नहीं लगा पाऊंगा, चलो लेकिन प्रयास करेंगे, लेकिन हाथ नहीं कांपा, बिल्कुल नहीं कांपा। प्रेम भी करुणा, उसका दर्द में पूरा फील कर रहा हूँ, उसकी आंखों में देख रहा, डॉक्टर ही नहीं देखता है, मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं टाका लगाया जा रहा हूँ जैसे जैसे बोला। और यकीन नहीं मानेंगे, डॉक्टर सुनील सिंह है हमारे, बहुत हमें फ्री में कंसल्टेंसी देते हैं, पशु चिकित्सक है, बहुत 25 साल पुराना अनुभव है उनका। उन्होंने बोला हिमांशु जी, मेरा कोई भी कंपाउंडर टाका लगाता है ना, लगभग लगभग वैसा ही टाका आप लगाए हो, कोई कमी लग नहीं रहा है कि ये पहली बार टाका लगाए। और 4 से 5 महीने बाद ही टाके का सारा घाव मिट गया, मतलब निशान मिट गए। ये तब होता है जब आपने बहुत ही बारीकी से काम किया हो। तो वो अभी उस बछड़े का नाम गोवर्धन है, हमारे यहाँ है वो। आप कभी काशी आएंगे तो मैं उसको दिखाऊंगा, उसका वीडियो भी है हमारे पास। और हर 2 महीने में हमने उसका फोटो खींच देखे, घाव खत्म हो रहा है, वो हमारे लिए बहुत ही फैसिनेटिंग था। तो अब ये देखिए, बताइए, प्रेम भी है, हाथ नहीं कांप रहा है, फिर किसी का हम लोग मलमूत्र साफ कर रहे हैं, उसको नहला रहे हैं, भाई इन्फेक्शन ना हो, सुबह आएंगे गाड़ी तो हम लोग साफ सुथरा करके अपना घर आश्रम भेजेंगे। ऐसी जब अनुभव आते तो आपको रोज पता चलता है, पता है चलो ये भी आज कर लिया ये नया एक्सपीरियंस है तो चलो ठीक है। जो लोग नया सोशल वर्क चालू करना चाहते हैं, कोई उसके लिए नई टिप्स? टिप यही है, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि संतोष करना सीखिए, पहली बात। दूसरी बात, संतोष को कैसे करना सीखिए, मतलब आप अगर एक पेड़ भी लगा रहे हैं, आपके पास सोशल वर्कर आप शुरू कर रहे हैं, और अगर आप ज़्यादा रिसोर्सफुल नहीं हैं, आप अगर आनंद अंबानी नहीं हैं, तो आप वनतारा शुरू कर नहीं सकते हैं पहले स्टेप में। आपको डे 1 से स्टेप 1 से करना है। तो आप चलिए एक पेड़ भी लगा रहे हैं, एक कुत्ते का भी इलाज कर रहे हैं, तो आप मानिए कि आप काम किया है आपने, क्योंकि प्रकृति में छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है जी। अभी साइंटिस्ट बोल रहे हैं ना कि ये यूनिवर्स है, इसके आगे कितने यूनिवर्स हैं हमें नहीं पता। अभी मल्टी डायमेंशंस की बात हो रही है। इसका मतलब आप कोई भी काम करें, आप सबसे पहले संतुष्ट होइए, बड़ा छोटा कुछ नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। वही हमारे फिर काशी विश्वनाथ जी से हम लोग प्रेरणा लेते हैं, अनादि अनंता जी। तो वहाँ संतोष करना सीखना है कि नहीं, हम सक्सेसफुल हैं। एक सोशल वर्कर जरूरी नहीं है कि उसका 1 करोड़ रुपए महीने का टर्नओवर हो। वो 10 रुपया भी अगर कलेक्ट कर रहा है दान दक्षिणा मांग के किसी दोस्त से, मित्र से, तो वो खर्च कर रहा है, और उससे कुछ उसने फ्रूटफुल किया है ग्राउंड पे, तो वो सोशल वर्कर अच्छा है। वो शुरू करे बस। दूसरी चीज, क्रिटिसिज्म को नहीं सुनना है। समाज आपको, क्योंकि समाज जिस चीज को नहीं देखता है उस चीज को ट्राई करता है, बेटा ये क्या कर रहे हो। अगर वो सच में सोशल वर्कर बनना चाहता है तब फुल टाइम सोशल वर्कर, नहीं तो देखिए सोशल वर्कर नहीं बनना चाहते हैं तो अपने आप को पहले सबसे तो कंफ्यूज नहीं रखना है
कि मैं 4 घंटा 5 घंटा सोशल वर्क में भी दे दूंगा और अपना भी काम कर लूँ, नहीं। एक है साधे सब जाए, आप पैसा नहीं कमा पाएंगे, बिजनेस नहीं कर पाएंगे, रोजी रोजगार सब छूट जाएगा, मैरिड है तो तलाक हो जाएगा, ठीक है, सब हो जाएगा अगर आप 2-3 चीजों को एक साथ परस्यू कर रहे हैं तो। जी। इसीलिए आपको पहले सबसे जानना जरूरी है कि आप सच में बनना चाहते हैं सोशल वर्कर की नहीं। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज संतोष, मैंने बता दिया। तीसरी चीज क्रिटिसिज्म को नहीं सुनना है और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। समाज जो बोलना है बोलेगा, आपको पता है कि अगर आप सही कर रहे हो तो आप करिए और अपने आसपास कुछ 5-6 लोगों से सलाह लगातार लेते जाइए जिनको आपको पता हो कि नहीं ये आपसे ज्यादा जानते हैं, आपको सही सलाह दे रहे हैं, सही रास्ते पे आपको आगे बढ़ा रहे हैं। वो 5-6 लोग हो सकते हैं कि आपके आसपास क्यों, हो सकता है कि कुछ हमारे किताबों के द्वारा उनकी जीवनियां आपको प्रेरित करें। तो ऐसे, और परिवार को भी लेकर साथ में चलना है, उनका हेल्प मिले या ना मिले, लेकिन आप उनकी चीज़ों को, कुछ चीज़ों को इग्नोर करिए, कुछ चीज़ों को आप समझिए कि नहीं भाई आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो ये फैक्टर्स होते हैं कि आप समाज में एक सोशल वर्कर अच्छे बन पाओगे। सबसे बड़ी बात जो सोशल वर्कर में होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि आपको किसी बात का बुरा नहीं मानना है। और बुरा कैसे नहीं मानना है, मैं अगर तनुज जी के पास आया, मैं तनुज जी बोला भाई साहब कुछ सहयोग शुरू करिए, हम लोग यही काम करते हैं। तनुज जी ने बोला चलो ठीक है हिमांशु जी मैं करूंगा आपकी मदद, और इन्होंने बोला लेकिन किया नहीं, तो आपको बुरा नहीं मानना है। ठीक है भाई, दूसरी जगह जाएंगे, तीसरी जगह जाएंगे, कभी कभी होगा कि आपका अपमान भी होगा समाज में, जिसके घर आप जाएंगे, जिसके से मिलने जाएंगे कि मैं, क्योंकि देखिए बिना दक्षिणा मांगे, दान मांगे आप को समाज सेवा नहीं कर सकते हैं। घर से पैसा नहीं लगाना है, नहीं तो आप सब बेच देंगे। अपने पिताजी का कमाया हुआ धन, अपने पूर्वजों का धन आपको नहीं लगाना है। आप जो खुद कलेक्ट कर रहे हैं उसी को उस दिन खर्चा करें। तो आप अगर किसी के पास जा रहे हैं कुछ डोनेशन मांगने के लिए, वो दे या ना दे, आपको डिमोरलाइज नहीं होना है। आपको ये नहीं सोचना नहीं यार समाज खराब है, नहीं है अच्छा। आप ये समझिए कि 1000 लोगों के पास आप जाएंगे तो आपको 2 से 3 लोग सहयोग करेंगे। जी। ये मान के चलिए, अगर ये मान के आप चलेंगे तो आप खुशी खुशी 1000 लोगों के पास जाएंगे और खुशी खुशी 997 लोगों के पास से आप वापस आएंगे। और ये सोच के आइए कि अगर इन्होंने नहीं दिया है तो हो सकता है किसी अन्य गौशाला में दे रहे हैं, उनके पास बजट ना जी। हो सकता है कि ये व्यक्ति कल अपने गृहस्थ जीवन आश्रम से भी समय निकाल कर, छुट्टी लेकर, एक दिन की सैलरी कटवा कर किसी व्यक्ति को भर्ती कराया हो। गृहस्थ जीवन में भी लोग बहुत समाज सेवा कर रहे होते हैं, कभी कभी अपनी चीजों को स्टेक पर रख के कर रहे होते हैं। जी। तो हर किसी की अपनी अपनी मजबूरी होती है। ऐसा नहीं होता है कि वो व्यक्ति आपका दुश्मन है या चाहता नहीं है वो काम हो, लेकिन बस ये है कि आपको अपनी अनुकूल परिस्थितियां, सामने वाले के अनुकूल परिस्थिति दोनों मैच हो, तभी आपको वो सहयोग मिलेगा और तभी आप नीचे काम कर पाएंगे। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ते रहिए। मनमस्त फकीरी धारी है, अब एक ही धुन, जय जय भारत। तो जब आपका काम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल या आप इमोशनल हो जाते हो किसी काम को लेके, तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो? देखिए, संघ की शाखा में हमें सिखाया जाता है, क्योंकि शाखा से ट्रेंड हूँ और काम बचपन से करता आया हूँ, लेकिन जो प्रोफेशनल स्किल्स समाज सेवा में चाहिए तो वो संघ से हमको मिली हैं। तो संघ में एक कहावत है कि पैर में चक्कर, मुंह में शक्कर, सिर पर फाग, हृदय में आग। पैर में चक्कर रखिए, कर्म करते रहिए, परिश्रम खूब करिए। मुंह में शक्कर रखिए, सबसे अच्छा बोलिए, आलोचना मत करिए। सिर पर फाग रखिए, दिमाग ठंडा रखिए। आप ईश्वर नहीं है, आपके अंदर ईश्वर का एक तत्व आके बस जाए तो ये आपकी महानता होगी। काम करते करते आप उतना ही काम कर सकते हैं जितना आपकी क्षमता है, जितना भगवान ने चाहा है। और भगवान ऐसे हैं कि भगवान तो ज्यादा देखेंगे ज्यादा पाप बढ़ रहा है तो एक बार उलट पलट करेंगे, सब बराबर। जी। फिर आप देखते हैं बड़े बड़े जो इमारतों में कैसे बरगद और झाड़ झंकार पूरा नेचर कवर कर लेती है। तो नेचर कवर करने में कितना समय लगता है। तो हम बस वो काम कर रहे हैं जो ईश्वर ने हमारे अंदर जो तत्व बढ़ा है।
अगर पॉजिटिविटी दी है तो हमें उस पॉजिटिविटी को उपयोग में लाना है। अगर हम अच्छे हैं तो अच्छे की तरह बर्ताव करें। अगर हमारे अंदर वो कॉन्शियसनेस है तो हम उस चीज गलत चीज को देखकर इग्नोर ना करें। उतनी हमारी ड्यूटी है। हमारी ड्यूटी ये नहीं है कि हम पूरा परिवर्तन कर दें अगर हमारे अंदर क्षमता नहीं है तो भी। सुभाष चंद्र बोस है तो ठीक है, हम इंडियन नेशनल आर्मी बना सकते हैं, लेकिन अगर मैं एक साधारण व्यक्ति हूं तो मेरा ये कर्तव्य है कि चलो अगर जरूरत है तो मैं इंडियन नेशनल आर्मी में भर्ती तो हो जाऊं कम से कम। जी, जी, जी। इतना अपने अंदर क्षमता है, उतना काम हमें करना है। बाकी भगवान भर छोड़ दीजिए, उनसे ऊपर कोई नहीं है। वो आपको रिजल्ट दिखता है। सब लोग बोल रहे थे ना, हजारों करोड़ों के घोटाले हो रहे हैं न्यूज़पेपर्स में, हम लोग जीरो गिनते थे ना। कितने घोटाले इस बार कितने का हुआ था? अच्छा, इतने लाख करोड़ का हुआ। गिने ना, अभी क्या गिनने को मिल रहा है? क्या किसी को भरोसा था कि ऐसा प्रधानमंत्री भी आएगा जिसका पूरे विश्व में डंका बजेगा और हम लोग भारतीय होने पे गर्व महसूस करेंगे वैश्विक मंच पे? कौन बोलता था? और हाँ, हिंदू हैं, ऐसे कौन बोल पाता था पिछले 15-20 साल पहले? शर्म महसूस करते थे लोग। बुरा मत मानने वाली बात नहीं है एनआरआईज़ के लिए, लेकिन कैसे बोल पाते थे लोग? तो आज की डेट में हम लोग बोल पा रहे हैं क्योंकि भारत की एक अलग छवि उभर कर आई है। तो असंभव कुछ भी नहीं है। जी। बस समय लगता है। आज एक योगी, एक मोदी हैं, एक अमित शाह हैं। धीरे-धीरे और भी आएँगे। अभी तो संघ की नर्सरी शुरू हुई है। तो आप ये सबसे छोटा जो समाज सेवक आप देख रहे हैं जो अपना प्रयास करना चाहता है, वो हिमांशु चतुर्वेदी है। कितने सारे तो ज़मीन पर अभी अपना काम कर रहे हैं, गुमनाम है। अभी तो तनुज जी को और भी कई लोगों को पॉडकास्ट बुलाना बाकी है। बिल्कुल, आपके जैसे लोग मिलते रहेंगे तो हम बुलाते रहेंगे सबको। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले 5 से 10 साल में सोशल वर्क कैसे इवॉल्व हुआ? ये इवॉल्व तो हो ही रहा है। अ, मंदिरों में आप देख रहे हैं पिछले 10 सालों में भीड़ बढ़ रही है। युवा आध्यात्म की तरफ बहुत तेजी से जा रहे हैं। तो आध्यात्म पोषक है समाज सेवा का। जी। और समाज सेवा के प्रति रुचि बढ़ाता है। आज देखिए ना, कितने सारे संत हैं, हमारे जग्गी वासुदेव सद्गुरु हैं, कितने सारे युवाओं को आध्यात्म की तरफ ले गए हैं। आप देखेंगे हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं, जी, जी, जी। कितने सारे युवाओं को आध्यात्म और सेवा के प्रति प्रेरित कर रहे हैं। उनको तो मैं भी दिन में सुनता हूँ। मैं आँख खुलते ही सबसे पहले मतलब मैं तैयार होके सबसे पहले उन्हीं को सुनता हूँ। जी। तो अब आप देखिए समाज सेवा का भविष्य तो आपको अब दिख रहा है। जी। तो समाज सेवा तो चल रही है, चलेगी। बस समाज सेवा को एम्प्लीफाई करने के लिए हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता है, वो चीज़ें सिस्टम ही बना सकता है, वो चीज़ें सरकारें ही बना सकती हैं। जो पॉलिसीज़ हैं, अब जैसे सभी लोग करना चाहते हैं, लेकिन सबके पास समय नहीं है, तो सब लोग अभी अलग-अलग अपना-अपना कर रहे हैं, चलो ठीक है। लेकिन अगर गौ सेवा में सब लोग चाहते हैं चलो एक-एक रोटी हम दान दें, तो नेगी जी जैसा आप बोल रहे हैं, उन्होंने एक ऑटो चलवा दी, तो ये हो गया ना, चलो सबकी रोटी कलेक्ट हो गया, अब गौशाला पहुँच जाती है। ये तो कहाँ दे पाते? गौशाला क्या सब लोग पहुँचा पाते क्या? ऐसे एम्प्लीफायर्स हमें और चाहिए, ऐसे नेतृत्वकर्ता, ऐसे समाज सेवक और चाहिए। वो तब होगा जब एजुकेशन सिस्टम में समाज सेवा को जोड़ा जाएगा, ना केवल मोरल साइंस के लिए कि हाँ भाई बस अच्छे नागरिक बनो, नहीं। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो समाज सेवक भी बनना एक ऑप्शन हो, उसके लिए भी बताया जाए, उसके लिए भी ट्रेनिंग दी जाए। मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन अगर ट्रेनिंग दी जाती तो शायद मैं जो काम पिछले 15-20 सालों से करने का प्रयास कर रहा हूँ, वो शायद मैं कहीं और होता। ये तो भला हो संघ का, जो मेरा पिताजी थे, मैं संघ से जुड़ा और फिर जब मैं विस्तारक निकला संघ का, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। उसके बाद से चीज़ें की गति बढ़ी, मुझे एक दृष्टिकोण मिला कि चलो काम ऐसे करना चाहिए। अगर कोई ऐसी पॉलिसी होगी चेंज करने के लिए, तो आप सबसे पहले क्या चेंज करेंगे? 2 चीज़ें करूँगा। पहली बात तो एजुकेशन सिस्टम में समाज सेवा, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्यों ज़रूरी है। दूसरा, पॉलिसी बनाई जाए पॉपुलेशन कम करने के लिए। पॉपुलेशन को पहले तो रोकने के लिए, जो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, इसको रोकने के लिए। तो ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। बाकी तो चीज़ें देखिए सब कुछ चल रहा है कि आपका जो रेडिकलाइज़ेशन है वो कम हो, समाज शांत कैसे हो और अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कम हो, एग्रीकल्चर को लेकर आपके जो तमाम अन्य अन्य जगहों पे रिसर्च चल ही रहे हैं, जी, जी, काम जी। हो ही रहा है। लेकिन ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि इससे पहली बात तो
पॉपुलेशन कम होगी तो हमारे पास रिसोर्सेज रहेंगे जिनको हम खर्च करें और सच में उनका कुछ रिजल्ट आए। ऐसा नहीं हो कि आज हमने बजट बनाया, 5 साल बाद वो हाईवे बन के तैयार हुआ, वो बुलेट ट्रेन बन के तैयार हुई, और जब 5 साल बाद बन के जब तैयार हुई तो वो अप्रासंगिक हो गई, क्योंकि तब तक डिमांड इतनी बढ़ चुकी थी कि आपने जो सप्लाई किया है उसका कोई अर्थ ही नहीं है। जी। तो सप्लाई डिमांड का जो पहले बैलेंस है उसको हमें ठीक करना है। और दूसरी बात, ऐसे लोग जाएं हर जगह पे, इंस्टीट्यूशंस में, सरकार में, समाज सेवा में, अन्य अन्य जगहों पर, जहां पे लोग पॉलिसी बनाने के सच में इच्छुक हों, सही तरीके से जो नेतृत्व करता हो। इस समय आप ब्यूरोक्रेट्स निकाल रहे हैं, इंजीनियर्स निकाल रहे, डॉक्टर्स निकाल रहे हैं, पॉलिटिशियन, समाज सेवक नहीं निकाल पा रहा देश अच्छा। जी। केवल एक आरएसएस नर्सरी जिसमें 2-4-10 लोग निकले हुए हैं राजनीति में, जो आपको दिख रहे हैं, निकले तो बहुत सारे लोग जो, लेकिन जो दिख रहे हैं वो 2-4-10 लोग जो आरएसएस नर्सरी के हैं, उनकी वजह से देश को अभी विश्वास है कि चलो ये काम ठीक है। क्यों? क्योंकि वो फुल टाइम डेडिकेटेड हैं और निस्वार्थ भावना से देश के लिए। लेकिन आप समझिए कि 2014 से पहले क्या स्थिति थी। जी। कैबिनेट मिनिस्टर्स आपके जेल जाते थे, क्या शर्म की बात थी। जी। तो हिमांशु जी, एक हमारा आखिरी सवाल आपसे है कि आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स के लिए आपका विजन या फिर आपका जो सपना है वो क्या है? नेक्स्ट प्रोजेक्ट कुछ नहीं, जो हमारा अभी हमने जो स्वाधीन सागरी फाउंडेशन की जो स्थापना की, उसी समय जो हमारा सपना यही था कि हम लोग काशी में एक एनिमल हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं स्ट्रे एनिमल्स के लिए, जिसमें आईसीयू की सुविधा हो, कंप्लीटली स्ट्रे एनिमल्स के लिए। तो वो हमें बनाना है, उसके लिए अभी हमने ज़मीन ले ली है। अभी हमें उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, हमें अभी एक एनिमल एम्बुलेंस चाहिए, तमाम कई सब व्यवस्थाएं अभी करनी है। और दूसरा चीज़ कि जो गौशालाएं चल रही है काशी में, उनकी स्थिति अच्छी करनी है। वो भ्रष्टाचार के कारण बरियल ग्राउंड्स बनी हुई हैं, वहाँ पे बछड़े मारे जा रहे हैं, बस वहाँ मरने के लिए छोड़ देते हैं ताकि सड़क पर ना मरे। वहाँ जब मर जाते हैं तो वो गाड़ देते हैं, दूसरे लाते हैं। तो उन गौशाला, जो सरकारी गौशालाएं हैं, उनकी स्थिति हमें ठीक करनी है। ऑन ग्राउंड ये काम है जो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से जो हम करते हैं, जो एक बौद्धिक लड़ाई, उसमें हमें ये करना है कि जो समाज में जागरूकता फैलानी है, विशेषकर बच्चों में, क्लास 6 टू क्लास 12 टारगेट ऑडियंस लेकर। ये जो सरोगेट एडवर्टीजमेंट ब्रांड प्लेसिंग से जो नशे का कारोबार फैलाया जा रहा है, हर गाने में लिकर, स्मोकिंग, शराब, गुटखा, हर रैप में बड़े बड़े सिंगर्स, ये पैसा दिया जा रहा है इनको। जी, जी, जी। मूवीज में कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है, कोई प्राइवेट प्लेन है, कोई हीरो कहीं किसी से मिलने जा रहा है, कोई विलेन है, हर जगह आपको नशे की सामग्री देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि उसको पैट्रोनाइज किया जाता है। देखिए, वो अगर ले रहा है, इसका मतलब सोसाइटी में सब लोग लेंगे, वो एक फैशन बन जाता है। जी। और आजकल मूवीज, सीरियल्स, नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया जो फैशन क्रिएट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। एक पॉजिटिव उदाहरण ये भी है कि आप देखिए, गणेश पूजा कहाँ कहाँ मनाई जाती थी, गणपति बप्पा को कितने लोग घर पे लाते थे। लेकिन नॉर्थ इंडिया में भी इस समय गणपति फेस्टिवल शुरू हो गए हैं। छठ जो बिहार में था, इस समय पूरे देश भर में लोग उसको अपना रहे हैं। ये पॉजिटिव चीजें हैं। लेकिन और ये सभी चीजें, करवा चौथ हो गया, जितनी जहां जहां नहीं भी था वहां भी लोग इसको करते हैं। लेकिन नेगेटिव चीजें देखिए, नशा फैल रहा है, जो इंडस्ट्री इसको फैला रही, उसको हमें बस समाज को बताना है कि देखिए, जो आप ये कर रहे हैं नशा है। बच्चे जो आज के वेपर्स पकड़े जा रहे हैं, ई सिगरेट्स पकड़े जा रहे हैं, पान मसाला गुटखा अच्छे अच्छे स्कूल में, काशी में, दिल्ली में, हर जगह वहां पे पकड़े जा रहे हैं। क्यों पकड़े जा रहे हैं? क्योंकि बच्चों को लग रहा है, देखो हनी सिंह है, देखो ये बड़ा कलाकार है दिलजीत दोसांझ, उन पे तो अभी देखिए 2-3 स्टेट्स में बैन लगाया गया कि आप ये नशे वाली गाने नहीं गाओगे। चलिए, कुछ तो अच्छा हो रहा है, लेकिन फिर भी इनके गाने तो लोग सुन रहे हैं। जी। और उससे इन्फ्लुएंस हो रहा है अपने लाइफस्टाइल को। पहले के समय देखिए, पंजाब में भी आप इतिहास देखिए, कब से शुरू हुआ हर पार्टी में लिकर का, और यूपी, बिहार, दिल्ली में तो अब शुरू हो रहा है धीरे धीरे, हर पार्टी में शराब और ये सारी चीजें रहेंगी, इसके बिना असंभव है। तो इन ट्रेंड्स को हमें कंट्रोल करना है, जो समाज के खिलाफ है, जो समाज में हमारा यूथ है उनको डिटोरिएट कर रहे हैं।
तो इसके लिए हम लोग बच्चों को क्लासेस 12 बताते हैं, एंटी एडिक्शन कैंपेन, विलेन पहचानो बोलते हैं हम लोग इसको, कि विलेन पहचानिए। अगर कोई पीयर प्रेशर में बोल रहा है कि नहीं चलो ट्राई करते, तो विलेन पहचानो। अगर कोई क्रिकेटर है जो आपको बोल रहा है कि नहीं चलो सट्टा लगाओ, तो ठीक है, बहुत अच्छा है, वो भारतीय टीम का क्रिकेट का कप्तान है। लेकिन अगर वो सट्टाबाजी को एनकरेज कर रहा है, तो उसके अंदर भी एक छोटा विलेन है, उसको पहचानो। अगर कोई आपके परिवार का ही आपके सामने शराब पी रहा है, तो वो परिवार का है, बहुत अच्छा, उसका रिस्पेक्ट है, लेकिन उसके अंदर एक विलेन है जो उसको पहचानो। अच्छाइयाँ, बुराइयाँ सबके अंदर होती हैं। अच्छी चीज़ों को अपनाइए, बुरी चीज़ों को पहचानिए, पहचानेंगे तभी आप उससे दूर रहेंगे, नहीं तो यहाँ तो बच्चों को पता ही नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है। जी, तो ये एंटी एडिक्शन कैंपेन ये हमारा एक बौद्धिक जो हमारा एक ट्रेंड हम चलाना चाहते हैं। दूसरा कि जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में जो एनजीओज़ इन्वॉल्व हैं, आप देखेंगे भारत के विकास को आज तक किन लोगों ने रोका है? हमारे प्रोजेक्ट्स जो डैम्स बने, हमारे जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स बने, किन लोगों ने लगातार उसको पोस्टपोन करवाया? धरने प्रदर्शन करके, तमाम कानूनी अड़चनें देके, यहाँ तक कि अफजल गुरु की फांसी को रोकने के लिए लोग 3 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवा देते हैं, और हमारा एक 80 साल का बुजुर्ग जो है 37 साल जेल में रहकर आता है और बाइज्जत बरी होता है लास्ट में, 37 साल जेल में। तो ये लोग मिसयूज करते हैं सिस्टम का। तो ऐसे एंटी नेशनल एलिमेंट्स को जो एनजीओज के रूप में चल रहे हैं, इनको रिकॉग्नाइज करना और इनको एक्सपोज करना, तभी जाकर भारत समाज जो है आगे बढ़ेगा। तो ये एक तो सिस्टम को स्लो कर रहा है, एंटी नेशनल एक्टिविटीज जो एनजीओज की हैं। आप अभी 3 कानून जो सरकार ने बनवाए थे उनको वापस कर लिया, किसान वाले। क्यों वापस कर लिया? क्योंकि वो मंडी और ये जो जितने जमाखोर हैं उनके खिलाफ था। रिटेल में अपना कोई भी किसान अपना भेज सकता था। अब ये वापस पलटवा दिए सड़क पे बैठ के। अब पलटवाए कैसे? एसी, टीवी फ्री सब लेके सड़क पे बैठ गए थे। वो गरीब किसान थे, वो तो इंडस्ट्रियलिस्ट थे सब, जो मंडियों को कंट्रोल में रखते हैं बड़ी-बड़ी। तो ऐसे एंटी नेशनल एक्टिविटीज को हमें रोकना है, और दूसरा समाज को नशे से बचाना है। अभी मैं एक वाकया आपको बताना चाहूंगा। अमेरिका में रॉ ने एक्सपोज करवाया है, ये बहुत बड़ी न्यूज है। एफबीआई की मदद की है कि आपके यहाँ चाइनीज एजेंसी डंप कर रही थी नशीला पदार्थ, और उनका एक बहुत बड़ा कंटेनमेंट इन्होंने रोका है और पूरे प्लान का पर्दाफाश किया है। हमारे यहाँ भी तो वही चीज हो रही है, जो लगातार हमारी एजेंसीज पकड़ती भी हैं, लेकिन समाज में जागरूकता नहीं कि ये नशीला पदार्थ जो आप कर रहे हो, एना वीना डोप शोप मारिया करो, ये कहाँ से आ रहा है? कौन एनकरेज कर रहा है? तो देख लीजिए हनी सिंह की आप लाइफ देख लीजिए, वो बेचारा कहाँ जैसे भी इन्फ्लुएंस होकर लिखा, आप देख लीजिए उसकी लाइफ डिवोर्स्ड है, अपने लाइफ के 7-8 साल बर्बाद कर चुका है, अभी कमबैक किए हैं। टैलेंटेड व्यक्ति से अगर इन चीज़ों में नहीं गए होते, तो अभी कहाँ से कहाँ पहुँचे होते। अभी देखिए दिलजीत दोसांझ के परफॉर्मेंस को 3-4 स्टेट्स में रोका गया, जी, जी। और अभी क्यों रोका गया? क्योंकि हर गाने उन गानों को रोका गया जहाँ पे वो लोग नशे का बात करते थे गानों में, जिसमें शराब की बातें थी, स्मोकिंग की बातें थी। और अभी एक फ़िल्म रोकी गई जिसमें एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी। जी। तो ऐसे चीज़ों के प्रति समाज को, बच्चों को जागरूक करना होगा। तो ये 4 चीज़ें हम लोग लेकर चल रहे हैं। इन चारों चीज़ों को हम लोग जितनी आगे बढ़ा पाएँगे, जो भगवान क्षमता देंगे, उसको हम लोग अच्छे से करेंगे। जी। तो हिमांशु जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद द संवाद अनफ़िल्टर्ड, और मुझे इस मंच पर बुलाने के लिए, मौका देने के लिए, एक छोटे समाज सेवक को बहुत-बहुत आभार। तो ये थे हिमांशु जी हमारे साथ, जिन्होंने अपने बारे में बताया, अपनी फाउंडेशन के बारे में बताया, और ये भी बताया कि हमारे समाज को कैसे सुधरना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जब तक और मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ। धन्यवाद।